नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे क्लास 9th की जो हमारी एनसीईआरटी है साइंस की। ठीक है, ये इसका जो चैप्टर नंबर 1 है मैटर इन सराउंडिंग, ये हम कंप्लीट करेंगे इस वीडियो के अंदर। क्योंकि आप लोगों को पता है कि जितने भी हमारे डिफेंस एग्जाम हैं, जो सीडीएस होता है हमारा, सीएपीएफ होता है, इसमें जो हमारी जो साइंस का पोर्शन है वो लार्जली हमारा 9th और 10th की एनसीईआरटी से पूछा जाता है। तो हम इस वाले वीडियो से हमारा साइंस की सीरीज स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे मैटर इन सराउंडिंग, जो कि हमारा केमिस्ट्री के अंदर लाई करता है। वीडियो स्टार्ट होने से पहले बताता हूँ कि ये जितने भी हम चैप्टर पढ़ेंगे क्लास 9th और 10th की एनसीईआरटी के, इसके हमने ऑलरेडी सारे चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रखे हैं इस चैनल के अंदर। तो आप प्लेलिस्ट अगर खोलोगे तो वहाँ पे आपको साइंस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पे आप चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है लगा सकते हो। और अगर आपको वीडियोज़ नहीं देखनी है तो हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वो ज्वाइन कर लो, वहाँ पे सारी पीडीएफ्स भी हमने अपलोड कर रखे हैं चैप्टर वाइज, तो वहाँ पे आप वो चीज़ देख सकते हो। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, वहाँ से आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 9th एनसीईआरटी, मैटर इन सराउंडिंग। तो इस वाली वीडियो के अंदर हम देखेंगे भैया मैटर जो होता है हमारा, जो सॉलिड लिक्विड गैस होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल के अंदर। यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं हमारे। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्या कह रहा है ये, एज वी लुक अराउंड इन आवर सराउंडिंग वी सी लार्ज वैरायटी ऑफ थिंग्स विद डिफरेंट शेप्स, साइजेज एंड टेक्सचर्स। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड एज मैटर। हमारा यूनिवर्स में जो भी कोई चीज़ बनी है वो एक स्पेसिफिक मटेरियल से बनी है, जिसे साइंटिस्ट ने नाम दिया है क्या, मैटर। कि भैया मैटर से बनी है, साइंटिस्ट का ये कहना है। द एयर वी ब्रीथ, जो हम हवा ब्रीथ करते हैं, जो खाना हम खाते हैं, स्टोन्स हो गए, क्लाउड्स हो गए, स्टार्स हो गए, प्लैनेट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, इवन स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर, हर चीज़ हमारा किससे बना है, मैटर से बना है। और मैटर की खास बात क्या है कि वी कैन ऑल्सो सी द एज वी लुक अराउंड दैट ऑल दीज थिंग्स मेंशन्ड अबव ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। कि भैया मैटर के पास क्या होता है, एक तो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा ये, और इसके पास एक मास होगा। ठीक है, तो इन अदर वर्ड दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो मैटर के पास क्या होता है, मैटर के पास हमारा क्या होता है, आपको याद रखना है, मास प्लस वॉल्यूम, ये दोनों चीज़ होती हैं, आपको याद रखना है। आपको क्या बोलते हैं, उसके अंदर पूछ सकता है, ये पेपर के अंदर पूछ सकता है, वॉल्यूम की जगह कुछ और दे देगा। ठीक है, तो जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनके लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए मास और वॉल्यूम दोनों होता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। अगला पैराग्राफ हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के अंदर ये जो पंच तत्व है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो इसने देखो यहाँ पे क्या बोला है, सिंस अर्ली टाइम्स ह्यूमन बींग्स हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग्स, अर्ली इंडियन फिलोसफर्स क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट। कि भैया जो पहले भारत के जो फिलोसफर्स थे उन्होंने मैटर को क्लासिफाई किया 5 बेसिक एलिमेंट के हिसाब से। कि भैया जो हमारा पूरा जो धरती बनी है, पूरी दुनिया बनी है, वो 5 पंच तत्व से बनी है। जैसे ह्यूमन बॉडी के लिए कहते हैं इंडियन फिलोसफी के अंदर कि पंच तत्वों से बनी है। किन पंच तत्वों से बनी है, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। यानी कि वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश और जल। तो ये 5 तत्व जो है दोस्तों आपको याद रखना है। यहाँ से हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन बना है सीएपीएफ के अंदर। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओगे तो वहाँ पे आपको देखेगा कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे उसने स्काई वगैरह की जगह कुछ और दे दिया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये 5 तत्व आपको याद रखना है। अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग वॉज मेड अप ऑफ दिस 5 बेसिक एलिमेंट। एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर्स जो हैं वो भी इसी टाइप की फिलोसफी में विश्वास रखते हैं। मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव इवॉल्व 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल नेचर। कि भैया जो अब मैटर जो है हमारा, मैटर को 2 क्लासिफिकेशन के अंदर डिवाइड कर दिया है साइंटिस्ट ने। एक तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर और एक उसके केमिकल कंपोजिशन के ऊपर। तो केमिकल कंपोजिशन के ऊपर तो हम बाद में फर्दर चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। इस चैप्टर के अंदर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसने क्या बोला है, इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट दी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो इस हेडिंग के अंदर देखते हैं क्या कह रहा है कि फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। तो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर के बारे में बात करते हैं हम इस चैप्टर के अंदर। तो यहाँ पे इसने देखो क्या बोला है, फॉर अ लॉन्ग टाइम two school of thought prevailed regarding the nature of matter. One school believed that matter is to be a continuous like a block of wood, whereas the others thought that matter was made up of particles like sand. कि भैया 2 तरह के थॉट रहे पहले के स्कूल्स में मैटर को लेके। कि भैया कुछ लोगों ने तो माना कि भैया मैटर जो होता है हमारा एक वुड की तरह कंटिन्यूस चीज़ होती है, एक वुड की तरह, लकड़ी के फट्टे की तरह। कुछ ने इसका अपोजिट माना, कुछ ने कहा कि भैया मैटर ऐसा नहीं होता, मैटर हमारा पार्टिकल नेचर, जैसे सैंड के पार्टिकल्स होते हैं, छोटे कण होते हैं, वैसे ही मैटर भी हमारा छोटे कण से मिलकर बना है, जो कि बिल्कुल सही बात है। तो इस चैप्टर के अंदर हम इसी के बारे में बात करेंगे। अच्छा, जो चैप्टर के लास्ट में इस टाइप की जो हमारी कुछ इन्फॉर्मेशन होती है एक्स्ट्रा, इस पर भी आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान देना है, क्योंकि यूपीएससी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। जैसे एसआई यूनिट ऑफ मास बहुत लोगों को पता ही है, किलोग्राम होता है, तो बहुत सिंपल सी चीज़ है। लेकिन यहाँ पे देखो कुछ जो टर्म्स है वो दी होती है, जैसे 1 लीटर इज इक्वल टू 1 DM क्यूब। ठीक है, अब ये DM क्यूब मेरे को भी नहीं पता क्या होता है, ये शायद डेसीमीटर है, क्या है पता नहीं। ठीक है, खैर, तो 1 लीटर जो होता है हमारा 1 डेसीमीटर क्यूब होता है।
और 1 लीटर में हमारे 100 ml होते हैं, 1000 ml होते हैं, तो सबको पता है। और 1 ml के अंदर हमारा 1 क्यूबिक सेंटीमीटर होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि चैप्टर के एंड में जो ये इस टाइप के टर्म्स होते हैं ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं, इसे इग्नोर ना किया जाए, ठीक है। एनसीईआरटी के अंदर आपको कुछ भी इग्नोर नहीं करना है। एनसीईआरटी तो आपको मतलब हर एक चीज़ आपको एनसीईआरटी के अंदर पढ़नी है, ठीक है। एक सेकंड में ये क्लियर कर दूँ। हाँ, अब आगे देखते हैं। हमारी एक एक्टिविटी है, क्या एक्टिविटी है भैया, क्या कह रहा है ये कि टेक 100 ml ऑफ बीकर, कि 100 ml का एक बीकर लो, फिल द बीकर विद वाटर एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर, कि भैया 100 ml का जैसे इसने बीकर लिया एक, उसके बाद इसने क्या किया, इस बीकर को यहाँ तक पानी तक भर दिया, ठीक है। उसके बाद इसने क्या बोला कि डिजॉल्व सम सॉल्ट या फिर शुगर, कि या तो चीनी या तो नमक आप इसके अंदर डिजॉल्व कर दीजिए ग्लास रॉड की हेल्प लेके। ऑब्जर्व एनी चेंज इन वाटर लेवल। अच्छा, अब जब ये आप डिजॉल्व करेंगे तो चेंज इन वाटर लेवल आपको ऑब्जर्व करना है, क्या पानी की जो लेवल है उसमें कुछ चेंज होगा, हाँ या ना, ठीक है। दूसरी इसने क्या चीज़ बोली, व्हाट डू यू थिंक हैज़ हैपेंड टू दिस सॉल्ट। अब बताओ इस सॉल्ट के अंदर हमारा हुआ क्या है। हमारा सॉल्ट जो था अभी तक तो हमारा नीचे बैठा हुआ था, लेकिन जैसे ही हमने मिलाया तो ये गायब कहाँ हो गया, ठीक है। तो ये इसने एक्टिविटी के अंदर आपको परफॉर्म करने के लिए बोला है। वेयर डज इट डिसअपेयर एंड डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज। तो इसमें देखो इसने क्या बताया, जब हम पानी के अंदर सॉल्ट मिला देते हैं सॉल्ट हमारा नीचे जम जाता है, ठीक है। अब जब इसे मिला देते हैं, अब इसे ग्लास रॉड की मदद से हम इसे ऐसे ऐसे करके डिजॉल्व कर देते हैं, तो क्या होता है, जो हमारा वाटर है, वाटर के पार्टिकल्स जैसे हमारे ऐसे हैं, तो वाटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो स्पेस है, उनके बीच की स्पेस में जो सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं वो हमारे चले जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं, और वहाँ पे ये पूरी अच्छे से डिजॉल्व हो जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, जो वाटर का लेवल है वो हमारा इंक्रीज़ नहीं करता है। तो इसमें भी आपको कंफ्यूज कर सकता है यूपीएससी कि भैया अगर आपने वाटर है, एक बीकर के अंदर आपने वाटर लिया और उसके अंदर आपने नमक मिला दिया और उसे अच्छे से डिजॉल्व कर दिया, तो क्या वाटर का लेवल बढ़ेगा, तो उसका आंसर है नहीं बढ़ेगा, नो। क्यों नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जो इंटरमोलिकुलर स्पेसेस हैं, ठीक है, उसके अंदर जो सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं वो जाके घुस जाते हैं, इस वजह से वाटर का जो लेवल है वो हमारा बढ़ता नहीं है, और जो सॉल्ट जो पूछा हमारा नीचे जमा हुआ था वो पूरा डिजॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो इसी को हम इस एक्टिविटी के अंदर हमने समझा है। अब आगे बात करते हैं हमारा, इसे हटा देता हूँ मैं। तो इसने क्या बोला भैया कि हाउ स्मॉल, हट जा भाई, इसने क्या बोला कि हाउ स्मॉल दिस पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर। तो इस एक्टिविटी के थ्रू हम समझेंगे कि भैया जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो कितने छोटे होते हैं। तो ये वाली एक्टिविटी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो इसमें जिक्र आया है पोटेशियम परमैंगनेट का, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन बन रखे हैं। टेक 2-3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एंड डिजॉल्व देम इन 100 ml ऑफ वाटर, कि भैया 2-3 क्रिस्टल आप ले लो केवल पोटेशियम परमैंगनेट के, और उसे 100 ml का जो पानी है, 100 ml का जो पानी है यहाँ पे, उसके अंदर डिजॉल्व कर दो। उसके बाद इसने क्या बोला है कि टेक आउट अप्रॉक्सीमेटली 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन। अब जो आपने डिजॉल्व किया है इसमें से केवल 10 ml ऑफ सॉल्यूशन ले लो, निकाल लो, और उसे फ्रेश 90 ml ऑफ वाटर के अंदर डाल दो, ठीक है। तो 90 और 10 मिल के 100 हो जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा, कलर थोड़ा लाइट पिंकिश होगा। फिर उसने ऐसे ही बोला है, रिपीट करो इसी चीज़ को, दोबारा यहाँ से 10 ml निकालो और फ्रेश जो वाटर है उसके अंदर डालो, उसके बाद थोड़ा सा और लाइट हो जाएगा पिंक। उसके बाद ऐसे ही करते जाओ, 5 से 8 बार करते जाओ। तो यहाँ पे आपको क्या पता चलेगा कि भैया हमने 8 से 9 बार हमने कर दिया ये चीज़, उसके बावजूद भी भले ही जो कलर है पिंक वो थोड़ा सा लाइट होता रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो वाटर का कलर है वो प्योर वाटर कलर हमारा नहीं आ पा रहा है, और हल्का हल्का पिंकिश हमारा रह ही रहा है। तो इससे कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन दोस्तों हमारे से ये निकला कि भैया जो पार्टिकल्स हैं वो कितने स्मॉल होते हैं, कितने माइन्यूट होते हैं, कि आप कितना भी उसे छानते जाओ, डिजॉल्व करते जाओ, डाइल्यूट करते जाओ, उसके बावजूद भी कुछ ना कुछ उसके अंदर हमारा जो कलर है वो रह जाता है, ठीक है। यही सेम एक्सपेरिमेंट आप किसके साथ कर सकते हो, डिटॉल के साथ भी कर सकते हो। उसने यही चीज़ बताई है कि अगर आप डिटॉल लो, केवल 2 ml का डिटॉल जो है बाल्टी के अंदर डाल दो, तो पानी आप इसके अंदर थोड़ा सा उसे और डाइल्यूट करते रहो, लेकिन जो डिटॉल की स्मेल है वो तब भी आप सूंघ के बता दोगे कि नहीं भैया इसके अंदर डिटॉल मिला हुआ है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है, इतने ज़्यादा स्मॉल है कि आप उसे कितना भी पानी मिलाते जाओ वो फिर भी उसकी हल्की हल्की झलक रहती ही है, ठीक है। तो इससे यही चीज़ पता चलती है। तो ये आपको ये फैक्ट जो है याद रखना है कि पोटेशियम परमैंगनेट जो है इसके पार्टिकल्स हमारे इतने स्मॉल हैं कि लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एज लार्ज एज 1000 लीटर की हमारी टंकी होती है छतों के ऊपर, तो 1000 लीटर के पानी को केवल फ्यू ड्रॉप्स, यहाँ पे देख सकते हो, फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कैन कलर दी 1000 लीटर ऑफ वाटर। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सा वो धातु है जो फ्यू ड्रॉप्स जिसके आप डालो, फ्यू क्रिस्टल्स अगर आप डिजॉल्व कर दो तो 1000 लीटर ऑफ वाटर जो है उसे भी ये कलर करने की क्षमता रखता है, तो उसका नाम है पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इस पर क्वेश्चन बन भी रखा है, इसलिए मैंने आपको बताया, इसलिए मैंने इस पर ज़्यादा इंफोसिस दिया है, ठीक है। तो इस पूरी एक्टिविटी से हमने यही चीज़ सीखी है कि पार्टिकल्स जो हैं वो कितने ज़्यादा स्मॉल हैं, ठीक है। तो इसने देखो यही चीज़ बता रखी है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल।
आगे बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब यहाँ इसने बताया कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर है स्पेस बिटवीन देम। इन एक्टिविटी 1 एंड 1.2 वी सॉ दैट पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट, शुगर, डिटॉल और पोटेशियम परमैंगनेट गॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वाटर। सिमिलरली व्हेन वी मेक टी, कॉफी और लेमनेड, यानी कि हम नींबू पानी जब बनाते हैं, पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ अदर। दिस शो दैट देयर इज एनफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। जो बिल्कुल सही बात है कि जो भैया पार्टिकल्स ऐसे हैं अगर हम पानी के, तो अगर आप नींबू पानी बना रहे हो या फिर कॉफ़ी बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, तो उस कॉफ़ी या फिर टी के जो पार्टिकल्स हैं वो इसकी इंटरस्पेस जो है इसमें अंदर घुस जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं वो। आगे बात करते हैं हमारा, आगे एक और हमारी एक्टिविटी आ गई है, उससे पहले ये थोड़ा सा मिटा देते हैं ताकि थोड़ा क्लीनलीनेस लगे। तो इसने आगे क्या बोला है भैया कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे कंटिन्यूसली मूव करते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही जगह स्थिर रहते हैं, ये हमेशा मूव डायनेमिक रहते हैं। तो इसने देखो क्या बोला है, इस एक्टिविटी में क्या बोला है कि पुट एन अनलिट इंसेंस स्टिक इन अ कॉर्नर ऑफ योर क्लास। हाउ क्लोज डू यू हैव टू गो नियर इट सो एज टू गेट इट स्मेल। नाउ लाइट द इंसेंस स्टिक, व्हाट हैपन्स, डू यू गेट द स्मेल सिटिंग एट अ डिस्टेंस, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। तो इसने बेसिकली क्या बोला है कि अगरबत्ती ले लो, अगरबत्ती ले लो और क्लास के कॉर्नर के अंदर रख दो, ठीक है। अब आप बताओ कि आपको स्मेल कितनी पास अगर आप जाओगे तो उसकी स्मेल आएगी, शायद बहुत ही ज़्यादा पास जाओगे तब जाके आपको अगरबत्ती की स्मेल आएगी, क्योंकि अभी जो अगरबत्ती हमने जलाई नहीं है। अब इसने क्या बोला है कि नाउ लाइट द इंसेंस स्टिक, इंसेंस स्टिक यानी कि हमारी जो अगरबत्ती है उसे लाइट कर दो। अब देखो क्या ऑब्जर्वेशन है, क्लास के अंदर कोई भी नया बंदा घुसेगा तो पूरे क्लास के अंदर जो है उसकी महक पहुंच जाती है, और क्लास के अंदर घुसते ही या शायद क्लास के दूर से ही कोई बंदा बता देगा कि भैया यहाँ से इस रूम से स्मेल आ रही है अगरबत्ती की, ठीक है। तो इस समय क्या पता चलता है, क्या पता चलता है कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, क्योंकि मूव कर रहे हैं तभी तो क्लास के इस कॉर्नर से यहाँ तक भी जो बंदा आ रहा है उसे स्मेल पता चल जा रही है, क्योंकि यहाँ तक क्या पार्टिकल्स जो है यहाँ तक ट्रैवल कर रहे हैं, पूरा ट्रैवल कर रहे हैं। तो इसमें क्या पता चलता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। अगली एक्टिविटी में इसने क्या बोला है, टेक 2 ग्लासेस या फिर बीकर फिल्ड विद वाटर, पुट अ ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक स्लोली एंड केयरफुली along the sides at the first beaker and honey in the same way in second beaker. Leave them undisturbed in your house or in a corner of the glass. Record your observation. What do you observe immediately after adding the ink drop? What do you observe immediately after adding a drop of honey? How many hours or days does it take for the color of ink to spread evenly through the water? तो इसने क्या बोला कि भैया 2 बीकर ले लो आप, 2 या फिर ग्लासेस ले लो, एक के अंदर तो आप क्या डालो, ब्लू और रेड इंक डालो, ठीक है, और एक के अंदर क्या डालो, कुछ हनी डाल दो। तो उसने बोला है कि आप ऑब्जर्व करो कि कौन सा पहले घुलता है, ठीक है, कितना देर में घुलता है। तो जाहिर सी बात है जो हमारा इंक है, इंक तो हमारा तुरंत ही घुल जाएगा पूरे वाटर के अंदर, ठीक है, और जो हमारा हनी है वो घुलने में बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, शायद 1 दिन ले ले पूरा, है ना, क्योंकि हनी बहुत जो होता है हमारा बहुत ज़्यादा विस्कस होता है। तो ये जो घुल पा रहा है, जैसे हम इंक जो है वो तुरंत ही घुल पा रही है, तो वो क्यों घुल पा रही है भैया, क्योंकि जो पार्टिकल्स है वाटर के वो ऑलरेडी मूव कर रहे हैं, ठीक है, ऑलरेडी एक साइक्लिक प्रोसेस में मूव कर रहे हैं। तो जैसे ही वो इस इंक के पार्टिकल से कॉन्टैक्ट में आते हैं तो उसके अंदर घुल जाते हैं पूरे ही, ठीक है। तो इसी चीज़ को अगर आपको फास्ट करना हो तो वाटर को क्या है, थोड़ा सा गर्म पानी ले लो, क्यों, क्योंकि गर्म पानी की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है, तो पार्टिकल्स जो है वो ऑलरेडी मूव में होते हैं। इसलिए जैसे आपने देखा होगा जो गर्म पानी होता है उसके अंदर आप चीनी मिलाओ तो बहुत ज़्यादा जल्दी घुल जाता है कंपेयर टू ठंडे पानी में। तो उसका रीज़न ये है कि जो गर्म पानी है उसके जो पार्टिकल्स हैं वो और भी ज़्यादा स्पीड में मूव करते हैं, और जो ठंडा पानी है वो थोड़ा सा धीरे धीरे मूव करता है, लेकिन मूव सारे करते हैं। तो इससे हमें यही पता चलता है कि जो पार्टिकल्स जो मैटर होते हैं वो हमारे कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, चाहे वो हमारी हवा हो, हमारा जो वातावरण के अंदर जो हवा है वो भी कॉन्स्टेंटली मूव करती है, एक जगह स्थिर नहीं रहती। ऐसी पानी भी जो होता है हमारा वो हमारा कंटिन्यूसली उसके जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में मूव करते रहते हैं। इससे यही हमारा कंक्लूजन निकल रहा है पूरा। अगली एक्टिविटी भी देखते हैं क्या कह रहा है कि ड्रॉप अ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट इनटू अ ग्लास ऑफ हॉट वाटर एंड अनदर कंटेनिंग कोल्ड वाटर। यही चीज़ जो मैंने आपको बताई थी कि एक ठंडे में डालो एक गर्म में डालो, तो इसका कंक्लूजन क्या निकलेगा कि जो हमारा क्या बोलते हैं जो गर्म है वो जल्दी डिजोल्व करेगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो पार्टिकल्स की है वो ज़्यादा हो जाती है। अब यहाँ पे इसने कंक्लूजन क्या दिया है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूविंग, दैट इज दे पोजेस व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो पार्टिकल्स के अंदर होती है। एज द टेम्परेचर राइजेस पार्टिकल्स मूव फास्टर, यानी कि जो हमारा टेम्परेचर है, ठीक है, अगर हमारा टेम्परेचर जो है वो हमारा अगर बढ़ रहा है, ठीक है, टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, तो हमारा उससे क्या होगा, जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है यानी कि पार्टिकल्स की जो स्पीड है वो भी हमारी क्या बढ़ेगी, वो भी इंक्रीज करेगी। सो वी कैन से दैट विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ऑल्सो इंक्रीजेज, ठीक है। जो टेम्परेचर अगर बढ़ेगा, ठीक है, टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है ये भी हमारी क्या होगी, ये भी हमारी इंक्रीज होगी, सीधी सी बात है। इन द अबव ऑफ द 3 एक्सपेरिमेंट वी ऑब्जर्व दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ओन with each other. They do so by getting into the spaces between the particles. This intermixing of particles of 2 different types of matter on their own is called diffusion. अब यहाँ पे आपको
एक इंपॉर्टेंट टर्म मिल गई है कि बेसिकली हमारा डिफ्यूजन क्या होता है कि इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर, दो अलग टाइप के मैटर, एक पानी एक शहद, एक पानी एक इंक, एक पानी एक सॉल्ट, ठीक है, अलग अलग टाइप के मैटर, ठीक है। पानी है तो सॉल्ट है, पानी है तो हनी है, यहाँ पे पानी है तो आप कह सकते हो चीनी है, ठीक है, कुछ भी चीज़ या फिर इंक है। तो दो डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर हैं और इनका इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स हो रहा है। इंटरमिक्सिंग में क्या हो रहा है, जो इनके इंटरमोलिकुलर स्पेसेस हैं इसके अंदर ये घुस रहा है, तो और ऑन देयर ओन घुस रहा है, आपने कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया अभी, ऑन देयर ओन ही खुद की अपने खुद पे ही घुस रहा है, खुद पे ही मिक्स हो रहा है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट ऑन हीटिंग डिफ्यूजन बिकम फास्टर। ये बिल्कुल सही बात है कि अगर आपने हीट कर दिया तो ये जो डिफ्यूजन है यानी कि ये डिसोल्वेशन का प्रोसेस है। डिफ्यूजन मतलब जो दो पार्टिकल्स हैं अलग अलग कैटेगरी के, वो उनका मिक्स होना ही डिफ्यूजन कहलाता है। तो जो डिफ्यूजन प्रोसेस है, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया है तो डिफ्यूजन जो प्रोसेस है ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा इसका रेट इंक्रीज हो जाएगा। अब इसने यही चीज़ बोली है, वाई डज दिस हैपन, क्यों होता है भैया, क्योंकि सीधी सी बात है, अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमारी क्या होगी, वो हमारी इंक्रीज़ कर जाएगी। पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ कर जाएगी तो पार्टिकल्स जो हैं वो और भी तेज़ी से मूव करेंगे, और भी जितना ज़्यादा तेज़ी से मूव करेंगे उतना ज़्यादा जो हमारा डिफ्यूजन है वो हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ है। आगे बात करते हैं हमारा पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अच्छा, ये भी देखते हैं हमारा इसमें क्या बोले इसने एक्टिविटी कि प्ले दिस गेम इन द फील्ड, मेक 4 ग्रुप्स एंड फॉर्म ह्यूमन चेन्स एज सजेस्टेड। जैसे हम चेन खेलते थे बचपन में, इस तरह से चेन बना लो। द फर्स्ट ग्रुप शुड होल्ड ईच अदर फ्रॉम द बैक एंड लॉक द आर्म लाइक इडू मुशी डांसर्स। तो ये इस टाइप का डांस होता है, इसके अंदर इस टाइप की जो हैंड है एक दूसरे को लॉक कर लिया जाता है इस तरह से एक प्रकार। तो इसने बोला कि आप चारों लोग ऐसे ही खड़े हो जाओ और इसी तरह से अपने आप को लॉक कर लो, ठीक है। द सेकंड ग्रुप शुड होल्ड देयर हैंड्स टू फॉर्म देम चेन। अच्छा, दूसरा जो ग्रुप होगा, एक ग्रुप तो ऐसे रहेगा, दूसरा ग्रुप क्या बोला है कि वो चुपचाप अपना केवल हाथ पकड़ लेगा, एक दूसरे का हाथ पकड़ लो। अब इसने बोला कि द थर्ड ग्रुप ऑफ चेन शुड फॉर्म ओनली बाय टचिंग ईच अदर विद देयर ओनली फिंगर ट्रिप। और जो तीसरा ग्रुप होगा उसमें क्या होगा कि जो लोग होंगे केवल फिंगर ट्रिप से जो है एक दूसरे को बस केवल टच करेंगे। नाउ द फोर्थ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट शुड रन around and try to break the 3 human chain one by one into as many small groups as possible. Which group was easier to break and why? तो इसमें अब इसने बोला ये कि अब क्या करें, एक चौथा ग्रुप आए और ये 3 तरह के ग्रुप हैं। एक ने तो हमारी ऐसे लॉक कर रखा है एक दूसरे को, एक ने क्या है हाथ पकड़ रखा, और एक ने केवल फिंगर टिप्स जो है टच कर रखा है। तो चौथा ग्रुप का काम क्या है कि इन्हें डिस्टर्ब करना है और इनकी चेन जो है इन्हें तोड़ने की कोशिश करनी है। तो इसने यही चीज़ बोली है कि कौन सा ग्रुप जो है ईजिली ब्रेक हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, जो ग्रुप जिसने केवल एक दूसरे को केवल टच कर रखा है फिंगर टिप से, ये हल्का सा धक्का देने पे ही क्या होगा, तुरंत ही हमारा क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। सीधी सी बात है, क्यों, क्योंकि बस कांटेक्ट जो है इनका बहुत ज़्यादा कम है। और ये जो ग्रुप है इसे तोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा क्योंकि इन्होंने एक तरह से लॉक कर रखा है, और इससे थोड़ा ईजी होगा हैंड वाले को तोड़ना, और इस वाले को तोड़ना सबसे ज़्यादा ईजी होगा। अब इससे कंक्लूजन क्या निकला वो आगे हम देखेंगे। इफ़ यू कंसिडर ईच ग्रुप एज पार्टिकल्स ऑफ मैटर, देन इन विच ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स हेल्ड ईच अदर विद द मैक्सिमम फोर्स। तो अगर हम हर एक ग्रुप को पार्टिकल्स ऑफ मैटर की तरह ट्रीट करें तो बताओ कौन सा जो पार्टिकल है इसमें से सबसे ज़्यादा टाइटली एक दूसरे को पकड़ा है। तो ये जो ग्रुप है इसने सबसे ज़्यादा टाइटली पकड़ा है, सीधी सी बात है। अगली एक्टिविटी में देखते हैं क्या बोल रहा है कि टेक एन आयरन नेल, अच्छा, अ पीस ऑफ चॉक एंड अ रबर बैंड। एक आयरन नेल ले लो, एक कील ले लो भैया, एक पीस ऑफ चॉक ले लो, ठीक है, और एक रबर बैंड ले लो, ठीक है। अब इसने क्या बोला है, ट्राई ब्रेकिंग देम बाय हैमरिंग, कटिंग और स्ट्रेचिंग। इन विच ऑफ द फॉलोइंग 3 सब्सटेंस डू यू थिंक द पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर विद ग्रेटर फोर्सेस। तो सीधी सी बात है भैया, जो चॉक है उसे तो आप हल्का सा झटका दोगे तो तुरंत ही ब्रेटल टूट जाएगा। आयरन नेल, ये जो रबड़ है इसे भी स्ट्रेच करोगे तो ये एक टाइम के बाद ये ब्रेक हो जाएगा। लेकिन जो आयरन नेल है भैया इसमें आपको तोड़ने में थोड़े से पसीने लगाने पड़ेंगे। तो सबसे ज़्यादा ग्रेटर फोर्स किसके अंदर है, आयरन नेल के अंदर है। अब आगे बात करते हैं अगली एक्टिविटी में क्या बोला इसने, टेक सम वाटर इन अ कंटेनर। एक कंटेनर के अंदर थोड़ा सा पानी ले लीजिए। ट्राई कटिंग द सर्फेस ऑफ वाटर विद योर फिंगर। अच्छा, कि एक उंगली ले लो, जैसे बचपन में हम खेलते भी हैं, एक उंगली से जो पानी है इसे कट करने की कोशिश करो एज इफ योर फिंगर इज अ नाइफ। वर यू एबल टू कट द सर्फेस ऑफ वाटर, व्हाट कुड बी द रीजन बिहाइंड द सर्फेस ऑफ वाटर रिमेनिंग टुगेदर। अब बताओ ये कट क्यों नहीं हो पाया और रीज़न क्या था कि ये वाटर कट क्यों नहीं हो पाया। अब बात करते हैं इसके कंक्लूजन के बारे में। द अबव 3 एक्टिविटीज 1.6, 1.7 एंड 1.8 सजेस्ट दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर ऑफ फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम, कि भैया जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं इनके बीच में आपस में एक फोर्स होता है। दिस फोर्स कीप्स द पार्टिकल्स टुगेदर। ये फोर्स जो है पार्टिकल्स को एक साथ जोड़ने में हेल्प करता है। द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर। अब जो स्ट्रेंथ है ये अलग अलग मैटर करता है अलग अलग पार्टिकल्स में। जैसे आयरन, अगर आप लोहे की रॉड है तो उसमें जो फोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए उसे ब्रेक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन वही अगर चॉक है तो उसे ब्रेक करना आसान है, ठीक है। तो ये अलग अलग पार्टिकल उस पर मैटर करता है, कैटेगरी पे मैटर करता है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन इसने क्या बोल दिया भैया, क्वेश्चन भी देख लेते हैं, पढ़े तो जा रहे हैं।
तो क्वेश्चन इसने क्या बोला कि कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर, इसमें से बता दो भैया कौन से जो है मैटर है। चेयर हो गया, बिल्कुल सही बात है, मैटर है भैया, मैटर से बना हुआ है। क्यों बना हुआ है मैटर से? मैटर की डेफिनेशन क्या है? मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। ठीक है, तो मास होना चाहिए और स्पेस यानी कि वॉल्यूम होना चाहिए। ये दो मापदंड पे हम नापते हैं मैटर को। तो चेयर है भैया, उसका मास भी होता है, ठीक है, और जो है वो एक वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई करता है, यानी कि स्पेस भी ऑक्यूपाई करके रखता है, ठीक है। उसके बाद एयर जो है, एयर भी भाई वॉल्यूम भी होती है एयर का और मास भी ऑक्यूपाई करता है, बिल्कुल सही बात है। लव, लव कहाँ? लव ना मास ऑक्यूपाई करता है ना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। ये लव क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है। तो ये जो है हमारा क्या होगा? ये मैटर नहीं होगा। इसने ये बोला मैटर कौन कौन से बताओ। स्मेल, स्मेल क्या मैटर होगा हमारा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि क्या हमारी फीलिंग है, स्मेल तो हमारी फीलिंग है ना। ये हमारा मास ऑक्यूपाई करता है ना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। हेट भी हमारा एक फीलिंग है, नहीं हो पाएगा। आलमंड्स जो बादाम है, बिल्कुल है। थॉट, थॉट भी हमारी एक क्या है? फीलिंग है ना। इसके पास मास है ना वॉल्यूम है। कोल्ड, आपको ठंड लग रही है, ना मास है ना वॉल्यूम है, हटा दो। लेमन वाटर, बिल्कुल सही बात है, ये तो हमारा मैटर होगा ही, क्योंकि लेमन वाटर है तो भैया एक कुछ मास भी होगा इसका, एक पर्टिकुलर कितने ग्राम का होगा, कितने लीटर का होगा, और वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई करेगा। 1 गिलास होगा, आधा गिलास होगा, 10 ml होगा, फ्यू ड्रॉप्स होगा। स्मेल ऑफ परफ्यूम, स्मेल जो होती है अगेन ये भी हमारा मैटर नहीं है। तो यहाँ से हमने मैटर ऑक्यूपाई करे, मैटर छाटे। उसके बाद अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है कि गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। अच्छा, रीजन बताओ भैया इस ऑब्जर्वेशन। क्या ऑब्जर्वेशन है? द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेज यू सेवरल मीटर्स अवे, बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज। अच्छा, कि भैया अगर गरम गरम खाना बन रहा है तो उसकी स्मेल आपको बहुत ज़्यादा दूर से ही आ जाती है। अगर किचन में गरम गरम खाना बन रहा है तो पिछले रूम से ही आपको स्मेल आ जाएगी कि भैया आज तो ये बन रहा है, आज तो राजमा बन रहा है, आज तो छोले बन रहे हैं। लेकिन अगर वही जो खाना है, वही जो राजमा है, वही जो छोले हैं, अगर ठंडे हो जाते हैं तो आपको स्मेल ही नहीं आती है। तो इसका रीज़न बताओ ये क्यों होता है? तो इसका रीज़न भैया सिंपल है कि जो खाना है जब तक ये गर्म होता है तो इसके पार्टिकल्स में जो कांटेक्ट में आते हैं वो हमारे क्या होते हैं? वो भी गर्म होते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है? जो काइनेटिक एनर्जी है वो इनकी हाई रहती है। तो हाई काइनेटिक एनर्जी लीड्स टू हायर रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन रेट जो होता है हमारा इंक्रीज हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है हमारा? क्योंकि जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो मूव करते हैं, हमें ऊपर पड़ा था, तो डिफ्यूजन जो होता है वो फास्ट होता है। उस वजह से आपको अगले कमरे में भी स्मेल आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ जो खाना ठंडा पड़ा है तो यहाँ के पार्टिकल्स जो हैं वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ठंडे हैं, तो इसलिए जो दूसरे कमरे तक आपकी स्मेल नहीं आ पाती। और अगर आपको इसकी स्मेल सूंघनी है तो बहुत ही ज़्यादा पास आना पड़ता है, क्योंकि डिफ्यूजन रेट बहुत ही ज़्यादा पुअर होता है ठंडे खाने का। तो ये इसका रीज़न है। अगला भैया क्या कह रहा है? अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो। अच्छा, कि एक जो डाइवर है ही इज़ एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो। कि जो डाइवर होता है, गोताखोर होता है, वो पानी के अंदर जब तैरता है तो उसे काटने की कोशिश करता है। तो विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो। तो क्या क्या प्रॉपर्टी शो करता है? कि जो पानी के जो क्या बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो क्या है? थोड़े 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 दूर पे हैं। तो इस वजह से जो है डाइवर इन्हें काट पाता है, बजाय इनके अगर यहीं अगर सॉलिड होता तो डाइवर कभी भी काट नहीं पाता। वही अगर गैस होता है, जो एयर होता है, वहाँ पे हम ऐसे ही आसानी से अपना हाथ जो है वो मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है पानी का वो बहुत ज़्यादा दूर है। आगे बात करते हैं, अगला क्या कह रहा है? व्हाट आर दी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर की जो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो हमने ऊपर पढ़ रखे हैं, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स वही हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में बात करते हैं, जो कि सॉलिड और लिक्विड और गैस होता है। इसके बारे में डिटेल के अंदर बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसने क्या बोला कि ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर अराउंड यू। अपने चारों तरफ देखो, चारों तरफ देखो भैया कितने अलग अलग प्रकार के मैटर हैं। व्हाट आर इट डिफरेंट स्टेट्स, इनके अलग अलग स्टेट्स क्या हैं ये फाइंड करेंगे। वी कैन सी दैट मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट्स, जो कि हमारा होता है सॉलिड, लिक्विड और गैस। सिंपल सी बात है, बहुत ही ज़्यादा जानी मानी डेफिनेशन है, क्लास 6 से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। अच्छा, आगे क्या बोला है? दी स्टेट्स ऑफ मैटर अराइज ड्यू टू द वेरिएशन इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज 3 स्टेट्स ऑफ मैटर इन डिटेल। अब जो सॉलिड, लिक्विड और गैस है, इनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे डिटेल के अंदर, ठीक है। तो पहले एक्टिविटी, एनसीईआरटी के अंदर हमारी बहुत सारी चीज़ें एक्टिविटी से हैं, जो कि एक्टिविटीज़ से हमारा क्या फ़ायदा होता है कि हम चीज़ों को समझ भी अच्छे से पाते हैं, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे लोग इन एक्टिविटीज़ को छोड़ देते हैं। बट मैं आपको बता दूं, इतने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस करने के बाद कि एक्टिविटी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हमारे पूछे जाते हैं। जो एक्टिविटीज़ के अंदर हमारे एग्जाम्पल्स होते हैं, उस एग्जाम्पल्स, उस एलिमेंट का जिक्र हमें क्वेश्चंस के अंदर मिलता है, और जो कि हमारा डायरेक्टली इस एक्टिविटी से पूछा होता है, ठीक है। तो एक्टिविटीज़ को इग्नोर ना करें। एनसीईआरटी के अंदर हम कुछ भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो इसने क्या बोला है भैया? कलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिकल्स, अ पेन, अ बुक, अ नीडल, अ पीस ऑफ वुडन स्टिक। Sketch the shape of above articles in your notebook by moving a pencil around them. Now, do all these have definite shape, distinct boundaries and fixed volume? बिल्कुल सही बात है।
हाउ what happens if they are hammered, pulled or drop? Are these capable of diffusing into each other? Try compressing them by applying force. Are you able to compress them? तो इसने क्या बोला है, एक किताब ले लो, एक सुई ले लो, एक पीस ऑफ वुड ले लो। अब क्या करो, उसे एक पीस ऑफ पेपर पे रखो और उसके चारों तरफ जो है, जैसे आपने ये मान लो एक पीस ऑफ वुड लिया और ये पेपर है, तो पेपर के ऊपर रखो और पेंसिल से इसकी आउटलाइन बना दो और हर एक चीज़ की आउटलाइन बनाओ, ठीक है। उसके बाद क्या बोला इसने कि डू ऑल दीज हैव डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड फिक्स वॉल्यूम। क्या हर किसी के पास एक डेफिनेट शेप है? बिल्कुल है। वुड एक अलग तरह का होगा, बुक एक अलग तरह का होगा, नीडल एक अलग तरह का होगा। वॉल्यूम भी फिक्स है, बिल्कुल सही बात है, वॉल्यूम भी फिक्स है। अच्छा, इसने क्या बोला अब, व्हाट हैपन्स इफ दे आर हैमर्ड, पुल्ड और ड्रॉप। अगर इसे हैमर कर दिया, किताब के ऊपर हैमर करा या फिर पुल किया तो क्या होगा, ये फट जाएगा। नीडल को हैमर किया तो नीचे किसी चीज़ में गड़ जाएगा या फिर टूट जाएगा। वुड को अगर हमने हैमर किया तो शायद चूरा चूरा बन जाए। तो क्या होगा, ये मतलब डिफॉर्म हो जाएंगे। आर दिस कैपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग इनटू ईच अदर, कि जैसे हमने लिक्विड स्टेट में देखा है कि भैया अगर पानी है उसके अंदर हमने कुछ मिला दिया, इंक डाल दी, तो क्या हो, डिफ्यूज़ हो जाएगा, घुल जाएगा। तो क्या ये भी आपस में घुलने के कगार पे रहते हैं? तो फिलहाल अगर हम ये एग्जांपल देखें तो बिल्कुल नहीं घुल पाएंगे। बुक हो गया, नीडल हो गया, वुड हो गया, इन्हें कितना भी आप शेक कर लो, ये आपस में घुल थोड़ा ना पाएंगे, तो अलग अलग है। ट्राई कंप्रेसिंग दिम बाय अप्लाइंग फोर्स। आर यू एबल टू कंप्रेस हिम? अगर आप बुक के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाओ, ह्यूमन प्रेशर लगाओ, तो क्या आप इसे कंप्रेस कर पाओगे? बिल्कुल नहीं कर पाओगे। ये क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि सॉलिड स्टेट है, इनके जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और बहुत ज़्यादा क्लोजली ये इनके जो पार्टिकल्स हैं वो रहते हैं। अब इसमें देखो कंक्लूजन में ये चीज़ पढ़ेंगे हम आगे कि ऑल द अबव आर एग्जांपल ऑफ सॉलिड्स, वी कैन ऑब्जर्व दैट ऑल दीज हैव अ डेफिनेट शेप। बिल्कुल जैसी बात, सही बात है जो हमने बात करी थी। डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, बिल्कुल सही बात है। एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, दैट इज दे हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, कि भैया इन्हें कंप्रेस आप कर ही नहीं पाओगे, इन्हें आप कंप्रेस कर ही नहीं पाओगे। क्योंकि अगर आप लिक्विड को देखो, अगर आपके पास एक मैंगो शेक है ग्लास के अंदर, तो इसका कोई फिक्स बाउंड्री थोड़ा ना है। अभी ग्लास के अंदर है, अभी आपने कटोरी में रख दिया तो कटोरी का शेप ले लिया, है ना। लेकिन सॉलिड में ऐसा नहीं है। अगर एक पेन है तो एक पेन का जो डेफिनेट शेप है तो उसी शेप में रहेगा, चाहे आप उसे कटोरी में रखो, कैसे भी रखो, पेन तो पेन है। तो यही चीज़ ने बताई है कि इनके पास बिल्कुल फिक्स वॉल्यूम होता है, डिस्टिंक्ट बाउंड्री होती है। ये बाउंड्री है तो है, ठीक है। तो और इनकी कंप्रेसिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा कम होती है। क्यों होती है? क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा पास में होते हैं। अब सॉलिड्स हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप विद व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स, कि भैया अगर आप सॉलिड के पास ऐसी टेंडेंसी होती है कि भारी फोर्स लग भी रहा हो, उसके बावजूद भी जो अपनी शेप है, एक्चुअल शेप है, उसे मेंटेन करके रख पाते हैं। सॉलिड्स में ब्रेक अंडर फोर्स बट इट इज़ डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप। भले ही टूट जाएगा पेन, लेकिन अपनी शेप चेंज नहीं करेगा, है ना। तो इतने ज़्यादा रिजिड होते हैं वो। अब देखो इसने आगे क्या बोला है, कंसिडर द फॉलोइंग, व्हाट अबाउट अ रबर बैंड, कैन इट चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग, इज इट अ सॉलिड। तो इसने ये चीज़ पूछी है कि भैया ऐसा है तो भैया एक रबर बैंड जो होता है ये तो एक सॉलिड होता है। अब अगर आप स्ट्रेच कर रहे हो तो वो तो क्या बोलते हैं, अपना शेप जो है वो चेंज कर देता है, तो क्या इसे हम सॉलिड में गिनेंगे। दूसरी चीज़ ने बोली है कि व्हाट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट, व्हेन केप्ट इन डिफरेंट जार्स दिस टेक्स द शेप ऑफ जार, आर दे सॉलिड। अब इसने ये चीज़ बोली कि भैया शुगर और सॉल्ट का बताओ, कि शुगर को, सॉल्ट को, के पार्टिकल्स को आप अगर जार के अंदर रखते हो तो जार का शेप ले लेता है, कटोरी के अंदर रखते हो तो कटोरी का शेप ले लेता है, कई सारे हो, तो क्या इसे हम सॉलिड लेंगे? क्योंकि यहाँ पे तो ये चीज़ ये कंट्राडिक्ट कर रहा है। अगली इसने चीज़ पूछी है कि व्हाट अबाउट स्पॉन्ज, स्पॉन्ज जो होता है हमारा झुनना, जिसे हम बर्तन भी मांजते हैं, फोम का जो बना होता है, तो इसने पूछा है कि भैया ये इट इज़ अ सॉलिड येट वी आर एबल टू कंप्रेस इट। यहाँ पे हमने देखा कि भैया सॉलिड को हम कंप्रेस भी नहीं कर सकते, बट जो स्पॉन्ज होता है हमारा, फोम होता है, उसे तो हम दबाते हैं तो कंप्रेस हो जाता है, उसके बावजूद भी हम इसे सॉलिड में गिनते हैं। तो ऐसा क्यों होता है भाई, बताओ। ये सारी चीज़ जो हमने ऊपर मापदंड सॉलिड के पढ़े थे, तो यहाँ पर जो सारे मापदंड हमारे फेल हो रहे हैं, तो इसने पूछा कि क्यों हो रहे हैं। अब देखते हैं क्यों हो रहे हैं। ऑल द अबव आर सॉलिड, भैया चाहे रबर बैंड हो, चाहे शुगर हो, चाहे हमारा स्पॉन्ज हो, ये तीनों ही हमारे सॉलिड हैं। और ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये अभी आगे पढ़ते हैं। अ रबर बैंड कैन चेंज शेप अंडर फोर्स एंड रिगेन्स द सेम शेप व्हेन द फोर्स इज रिमूव, इफ एक्सेसिव फोर्स इज देयर देन इट ब्रेक्स। कि भैया रबर बैंड को आप स्ट्रेच करते हो, बिल्कुल सही बात है, अपना शेप छोड़ देता है, लेकिन जैसे ही आप वो जो फोर्स है वो हटाते हो तो दोबारा से वो अपनी जो शेप है, ओरिजिनल स्पेस है, वो उसे दोबारा रिगेन कर लेता है, ठीक है। तो इसलिए वो सॉलिड में अंदर हम कंसिडर करेंगे रबर बैंड को। उसके बाद इसने दूसरी चीज़ क्या बोली है, द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल ऑफ शुगर और सॉल्ट। अब जो दूसरा इसने बोला था कि भैया शुगर और सॉल्ट को अगर हम डिफरेंट जार में रखेंगे तो डिफरेंट जार की स्पेस शेप का वो ले लेता है। तो इसने ये चीज़ बोली कि भैया अ शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर। अब जो शुगर का एक पार्टिकल है, हम एक पार्टिकल के बारे में बात करेंगे ना, हर एक जो शुगर का एक पार्टिकल है उसका शेप फिक्स है, उसका शेप जो है वो फिक्स है। अब इसने यही चीज़ बोली, द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर और सॉल्ट रिमेन्स फिक्स्ड
वेदर वी टेक इट इन आर हैंड, पुट इट इन अ प्लेट और अ जार, कि आप चाहे इसे जार में डाल दो, चाहे आप इसे स्पॉन्ज के अंदर क्या बोलते हैं कटोरी के अंदर डाल दो, चाहे इसे ग्लास के अंदर डाल दो, एक शुगर का जो पार्टिकल है वो तो सॉलिड ही रहेगा ना। अब अलग अलग शुगर के पार्टिकल्स हैं वो अलग बात है, लेकिन वो हर शुगर पार्टिकल्स अपने आप में उसकी शेप जो है फिक्स रहे, इसलिए जो है ये बस कंफ्यूज करने के लिए दे रखा था। शुगर भी जो हमारा क्या है एक सॉलिड है, ठीक है, शुगर भी हमारा एक सॉलिड है। अब अगला इसने क्या बोला है कि स्पॉन्ज हैज़ अ माइन्यूट होल। अब इसने स्पॉन्ज का एग्जांपल दिया था कि जो स्पॉन्ज होता है उसे आप दबा दो तो कंप्रेस हो जाता है, जबकि सॉलिड कंप्रेस होते नहीं है, तो ऐसा क्यों होता है? तो भैया स्पॉन्ज ऐसा क्यों होता है कि स्पॉन्ज जो होता है उसके बीच में काफ़ी ज़्यादा माइन्यूट होल्स होते हैं, इन विच एयर इज ट्रैप, जिसके बीच में हवा फंसी रहती है। तो जब हम उसे दबाते हैं, व्हेन वी प्रेस इट द एयर इज एक्सपेल्ड, तो उसमें से हवा निकलती है, एंड वी आर एबल टू कंप्रेस, और उसकी वजह से हवा निकलती है तो उसकी वजह से क्या होता है, हम उसे कंप्रेस कर पाते हैं। पर डीप डाउन वो भी हमारा क्या है, एक सॉलिड ही होता है। तो सॉलिड के हमने क्या हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, एक बार दोबारा देख लेते हैं यहाँ पे। सॉलिड जो भैया हमारा होता है, दे हैव व्हाट, दे हैव डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्री एंड फिक्स वॉल्यूम, ठीक है, और नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेस आप कर ही नहीं पाओगे सॉलिड को, ठीक है। तो शेप फिक्स रहेगी, बाउंड्री फिक्स रहेगी, वॉल्यूम फिक्स रहेगा, और कंप्रेस आप नहीं कर पाओगे। अच्छा, अब आगे देखते हैं हमारा भैया लिक्विड स्टेट के बारे में हम बात करते हैं। अभी तक तो हमने सॉलिड के बारे में बात कर लिया, अब बात करते हैं हम लिक्विड स्टेट के बारे में। तो क्या इसने बोला यहाँ पे, अगेन एक्टिविटी आ गई हमारी कि कलेक्ट द फॉलोइंग, ये वाटर ले लो आप, कुकिंग ऑयल ले लो, मिल्क ले लो, जूस ले लो, और एक कोल्ड ड्रिंक ले लो। अच्छा, अब क्या बोला इसने कि कंटेनर ऑफ डिफरेंट शेप, पुट अ 50 ml मार्क ऑन दिस कंटेनर using a measuring cylinder from the laboratory. What will happen if this liquid are spilled on the floor? Measure 50 ml of any one liquid and transfer it to different container one by one. Does the volume remain same? Does the shape of the liquid remain same? When you pour the liquid from one container to another, does it flow easily? एक और बार एक्टिविटी को पढ़ना पड़ेगा, क्या बोला है इसने, कलेक्ट द फॉलोइंग, पानी ले लो, कुकिंग ऑयल ले लो, मिल्क ले लो, जूस ले लो, और एक कोल्ड ड्रिंक ले लो। और दूसरी चीज़ ने क्या बोली है, कंटेनर ले लो ऑफ डिफरेंट शेप, अलग अलग शेप के कंटेनर ले लो, पुट अ 50 ml मार्क ऑन दिस कंटेनर, हर एक कंटेनर के ऊपर 50 ml का मार्क लगा दो। उसका इसने क्या बोला, व्हाट विल हैपन इफ दिस लिक्विड आर स्पिल्ड ऑन द फ्लोर, अगर इन लिक्विड्स को हम फ्लोर पे गिरा दें तो क्या होगा। मेजर 50 ml ऑफ एनी वन लिक्विड एंड ट्रांसफर इट टू अनदर टू डिफरेंट कंटेनर, कि मान लो आपने 50 ml का एक वाटर लिया और उसे एक डिफरेंट शेप ऑफ कंटेनर के अंदर डाला 50 ml ही, तो क्या होगा, इसका वॉल्यूम सेम रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा, क्योंकि अल्टीमेटली डाला तो आपने 50 ml ही है ना, भले उसकी शेप चेंज हो जाएगी लेकिन वॉल्यूम तो सेम रहेगा। उसका डज द शेप ऑफ द लिक्विड रिमेन सेम, नहीं, शेप तो अलग होगा। मान लो अभी सिलेंड्रिकल आपका 50 ml का वो था, अब यहाँ पे आपने ट्रायंगुलर 50 ml है कोई बीकर, उसमें डाल तो इसका जो शेप है वो ट्रायंगुलर हो गया, तो शेप रिमेन सेम, नो। व्हेन यू पोर द लिक्विड फ्रॉम वन कंटेनर टू अनदर, डज इट फ्लो इजीली, तो यस इट फ्लो वेरी इजीली, है ना। तो यहाँ से क्या पता चलता है, वी ऑब्जर्व दैट लिक्विड्स हैव नो फिक्स शेप, बिल्कुल सही बात है, कोई फिक्स शेप नहीं होता लिक्विड का। ग्लास के अंदर डालो ग्लास का शेप ले लेगा, पानी के अंदर कटोरी के अंदर डालो कटोरी का शेप लेगा, बट है फिक्स वॉल्यूम, बिल्कुल सही बात है, वॉल्यूम तो फिक्स ही रहेगा। अगर आपने एक गिलास पानी डाला है एक कटोरी के अंदर, तो वो जो पानी का वॉल्यूम है वो एक गिलास ही रहेगा, वो 200 ml ही रहेगा, तो वॉल्यूम फिक्स रहेगा। दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट, लिक्विड्स फ्लो एंड चेंज शेप, सो दे आर नॉट रिजिड बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड। ठीक है, जो लिक्विड होते हैं ये हमारे फ्लो करते हैं और इनका शेप जो है वो चेंज होता है, सो दे आर नॉट रिजिड, रिजिड मतलब जिनकी शेप फिक्स हो, तो रिजिड नहीं होते, जबकि जो हमारे क्या बोलते हैं सॉलिड्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, रिजिड होते हैं। तो लिक्विड जो होते हैं हमारे रिजिड नहीं होते, और इसलिए क्योंकि वो रिजिड नहीं होते वैसे हम फ्लूइड कहते हैं। तो फ्लूइड जो होता है हमारा, फ्लूइड की डेफिनेशन क्या होती है, फ्लूइड्स हैव द एबिलिटी टू फ्लो, फ्लूइड्स जो होते हैं इनकी एबिलिटी होती है फ्लो करना, जैसे हमारा पानी हो गया, ऑयल हो गया, ठीक है, ये सारे हमारे जो होते हैं ये फ्लूइड होते हैं। एयर भी हमारा जो होता है एक तरह से फ्लूइड है, ठीक है, क्योंकि वो फ्लो करता है और कोई भी एक डेफिनेट शेप होती नहीं है। रेफर द एक्टिविटी 1.4 एंड 1.5 वेयर वी सॉ द सॉलिड्स एंड लिक्विड कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स। The gases from the atmosphere diffuse and dissolve in water. These gases, especially oxygen and carbon dioxide, are essential for survival of aquatic animals and plants. तो जैसे हमने ऊपर देखा था एक्टिविटी 1.4 एंड 1.5 में, जहाँ पे हमने जो सॉल्ट होता है उसे हमने डिजोल्व किया था पानी के अंदर। तो सॉल्ट जो हमारा बेसिकली सॉलिड होता है और पानी हमारा लिक्विड होता है, तो सॉलिड को हमने लिक्विड के अंदर डिफ्यूज़ किया था। तो ऐसे इसने बताया कि जो हमारी गैसेज भी होती हैं, गैसेज फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिफ्यूज एंड डिजोल्व इन वाटर, जो हमारी गैसेज होती हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, जैसे खासतौर से कार्बन डाइऑक्साइड हो गई और ऑक्सीजन हो गई, ये भी हमारा पानी के अंदर जैसे वाटर बॉडीज़ होती हैं इसके अंदर घुलती हैं, और इनके घुलने की वजह से ही जो एक्वेटिक लाइफ है वो पॉसिबल हो पाती है, क्योंकि जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो उस डिजोल्व ऑक्सीजन से ही सांस ले पाते हैं, ठीक है।
अब आगे बात करते हैं। ऑल लिविंग क्रिएचर नीड टू ब्रीथ फ्रॉम फॉर सर्वाइवल। द एक्वेटिक एनिमल कैन ब्रीथ अंडर वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर। अब इसमें भी क्वेश्चन आता है कई बार कि जो ऑक्सीजन होता है इसके अंदर, एक्वेटिक एनिमल कैसे ब्रीथ करता है। तो जो साइंस बैकग्राउंड के हैं वो तो इजीली आंसर कर पाते हैं, लेकिन जो नॉन साइंस बैकग्राउंड वाले हैं वो कई बार कन्फ्यूज होते हैं। तो जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है पानी के अंदर, उसके थ्रू ये एक्वेटिक एनिमल्स जो है ब्रीथ करते हैं। थस वी में कंक्लूड दैट सॉलिड लिक्विड गैस कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड। कि तो इस यहाँ पे हमने क्या कंक्लूजन निकाला भैया कि जो एक लिक्विड होता है, पानी, कोई भी चीज़ लिक्विड ले लो, आप पानी ले लो, यहाँ पे कोई एग्जांपल ले लो, तो पानी के अंदर भैया हमारा एक लिक्विड एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर तीनों जो हमारे स्टेट्स ऑफ मैटर वो डिजॉल्व हो सकते हैं। सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। गैस हमने देखा, ऑक्सीजन जो होता है वो डिजॉल्व हो जाता है पानी के अंदर, तो एक्वेटिक लाइफ के लिए फ़ायदा होता है। लिक्विड, आप अभी इंक का एक सॉल्यूशन डाल दो 2-3 ड्रॉप, वो भी डिजॉल्व हो जाएगा पानी के अंदर। और सॉलिड, चीनी डाल दो, चीनी के कुछ पार्टिकल्स डाल दो, सॉलिड होता है, बीइंग सॉलिड इट गेट्स डिजॉल्व इन वाटर एंड हेंस बिकम अ पार्ट ऑफ लिक्विड। ठीक है, तो हमने ये तीनों चीज़ें जो हैं ये लिक्विड के अंदर डिजॉल्व हो सकती हैं। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज हायर देन दैट ऑफ सॉलिड। तो ये आपको ये डेफिनेशन याद रखनी है भैया, ये जो फैक्ट है याद रखना है कि जो डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन का जो रेट है इट इज़ हायर एज कंपेयर टू सॉलिड्स। सॉलिड्स का जो डिफ्यूजन है यहाँ पे लिक्विड, जो लिक्विड का जो डिफ्यूजन है, जो लिक्विड का डिफ्यूजन रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड डिफ्यूजन। ठीक है, तो ये सिंपल सी चीज़ है, सीधी सी बात है भैया, क्योंकि लिक्विड्स जो होते हैं इनके इंटरमोलिकुलर स्पेस जो ज़्यादा होते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, ये चीज़ों को अच्छे से डिजॉल्व कर पाते हैं। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट लिक्विड स्टेट पार्टिकल मूव फ्रीली, ठीक है, एंड हैव ग्रेटर स्पेस बिटवीन ईच ऑफ द पार्टिकल्स, ठीक है, कंपेयर टू द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड स्टेट। जो मैंने अभी ऊपर चीज़ बताई वही चीज़ ने क्या है। अब हमने यहाँ पे लिक्विड भी पढ़ लिया, अब बात करते हैं हम गैसेस की। उसका मतलब ये बहुत जल्दी चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। अब गैसेस के बारे में फटाफट बात करके इस चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं। एक बार देख लेते हैं कितना हमारे पास बचा हुआ है चैप्टर, है ना। एक सेकेंड ना, 1 2 3 4 5, तो बस 5 स्लाइड्स हमारे यहाँ पे रह रही हैं। ठीक है, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब इसने क्या बोला है, हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड अ बलून सेलर फिलिंग अ लार्ज नंबर ऑफ बलून्स फ्रॉम अ सिंगल सिलेंडर ऑफ गैस। अच्छा, क्या आपने कई बार देखा होगा गुब्बारों वालों को जो फुग्गे फुलाते हैं। हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड ऑफ बलून सेलर फिलिंग अ लार्ज नंबर ऑफ बलून फ्रॉम अ सिंगल सिलेंडर। एक छोटा सा सिलेंडर होता है बस उसके पास, एक छोटा सा सिलेंडर होता है, उसके बावजूद भी वो पता नहीं कितने सारे बलून्स जो है वो उसमें से गैस निकाल के भरता रहता है। इसकी गैस खत्म ही नहीं होती भैया इतने छोटे सिलेंडर के अंदर। तो ऐसा क्यों होता है। इंक्वायर फ्रॉम हिम हाउ मैनी बलून्स ही इज एबल टू फिल फ्रॉम वन सिलेंडर, आस्क हिम विच गैस डज ही हैव इन सिलेंडर। तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है भैया, सिलेंडर के अंदर कौन सी गैस होती है, ये आपको याद रखना है। आप सर्च करके बताओ कमेंट के अंदर कि जो बलून्स होते हैं, जो खासतौर से वो बलून जो हवा में उड़ जाते हैं, उसके अंदर कौन सी गैस भरी होती है। तो इसमें एक्टिविटीज ने देखो क्या बोला है, टेक 300 ml सिरिंज एंड क्लोज देयर नोजल बाय रबर कॉक एज शोन इन फिगर 1.4। तो इस टाइप की सिरिंज आपको ले लेनी है, ये जो इसका नोज है वो आपको क्लोज कर देना है। ठीक है, अब क्या बोला है, रिमूव द पिस्टन फ्रॉम ऑल द सिरिंज, लीव वन सिरिंज अनटच्ड, फिल वाटर इन सेकंड पीस एंड पीसेस ऑफ chalk in third. Insert the piston back into the syringe and you may apply some Vaseline in piston before inserting them into syringe for their smooth movement. Now try to compress the content by pushing the piston in each cylinder. What do you observe? In which case was the piston easily pushed in? What do you infer from your observation? अच्छा, we have observed that gases are highly compressible as compared to solids and liquids. The liquefied, इसका कंक्लूजन इसने नहीं दिया है। तो इसने देखो इसमें एक्टिविटी में क्या बोला कि 3 आप सिरिंज ले लो 100 ml की, ठीक है, और जो इसका जो नोज़ है ये बंद कर दो, सीधी सी बात है। अब क्या करो, पिस्टन निकाल लो और इसके अंदर क्या भरो, एक सिरिंज, लीविंग वन सिरिंज अनटच, एक सिरिंज तो ऐसे ही रहने दो, उसका पिस्टन ऐसे ही रहने दो, और दूसरे में के अंदर क्या करो, वाटर कर दो फिल, और दूसरे अगले के अंदर क्या कर दो, चॉक भर दो, पीसेस ऑफ चॉक भर दो। अब इसने क्या बोला, दोबारा पिस्टन ये लगा लो, इसको पिस्टन बोलते हैं जो प्लास्टिक का है। अब क्या करो, आपको कंप्रेस करना है, यहाँ से फोर्स लगा के दबाना है। अब इसने पूछा किस केस के अंदर आप जो है इजीली कंप्रेस कर पा रहे हो। तो सीधी सी बात है, वो सिरिंज जिसके अंदर कुछ भी नहीं भरा था, कुछ भी नहीं भरा था यानी कि एयर, जिसके अंदर केवल एयर था, उसको तो आप अच्छे से कंप्रेस कर पाओगे। लेकिन जहाँ वाटर आएगा वहाँ पे आपको थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, और जो चौक वाला आएगा जहाँ पे पीसेस ऑफ चौक होंगे वहाँ पे आप दबा ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि भैया अगले जो गैस बना है उसमें गैस है, उनकी जो इंटरमोलिकुलर स्पेसेस है वो बहुत ज़्यादा हाई है। उस वजह से जब आप प्रेशर लगाते हो तो ये जो स्पेसेस है वो ज़्यादा क्लोज हो जाती हैं और थोड़ा सा आप दबा सकते हो। वहीं जो लिक्विड आता है, जब पानी डाल देते हो आप, तो उनकी इंटरमोलिकुलर स्पेस जो है थोड़ी थोड़ी पास में रहती है, तो हल्का सा केवल दबा पाते हो। और वहीं जब आप चौक ले लेते हो तो वो तो पूरा सॉलिड है, तो वो हल्का सा भी दब नहीं पाता है। तो ये इसने एक्टिविटी से बताया है इसने गैस के बारे में कि वी हैव ऑब्जर्व दैट गैस आर हाईली कंप्रेसिबल, सबसे ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हो गैस को एज कम्पेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो LPG सिलेंडर हम घर के अंदर यूज़ करते हैं,
that we get in our home for cooking, or the oxygen cylinder supplied to hospital in the cylinders in compressed gas. compressed natural gas जो हमारे CNG होते हैं, जो हम ड्राइविंग वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, is used as fuel these days in vehicles. Due to its high compressibility, large volume of gas can be compressed into small cylinder and transported easily. क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाई कंप्रेस हो जाते हैं, CNG हो गया, LPG हो गया, ठीक है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा हाई कंप्रेस गैस भी, इसी यही रीज़न है कि जो फुग्गे वाला होता है हमारा, बलून वाला होता है, एक छोटा सा केवल सिलेंडर होता है, उसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ गैस वो भर सकता है, लार्ज अमाउंट ऑफ गैस भर सकता है, उसी वजह से बहुत ज़्यादा बलून्स वो भर सकता है। ऐसे हमारे जो CNG सिलेंडर है, छोटा सा सिलेंडर होता है उसके अंदर, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस जो है हम डाल सकते हैं। क्यों डाल सकते हैं? क्योंकि गैस आर हाईली कंप्रेसिबल। अब क्या क्या कह रहा है, वी कम टू नो ऑफ वॉट इज़ बीइंग कुक्ड इन किचन विदाउट इवन एंटरिंग देयर बाय द स्मेल दैट रीचेज आर नॉस्ट्रल। कि भैया किचन के अंदर जाने से पहले हम बता देते हैं कि भैया क्या बना रही है आज मम्मी। हाउ डज दिस स्मेल रीचेस? अब ये स्मेल हमारी कैसे आती है हमारे तक? द पार्टिकल्स ऑफ द अरोमा ऑफ फूड मिक्स विद द पार्टिकल्स ऑफ एयर स्प्रेड फ्रॉम द किचन रीचेस एंड इवन फार्दर अवे। कि वही इसने बताया कि जो पार्टिकल्स जो भी खाना बन रहा होता है उसके जो पार्टिकल्स के उसके पास जो स्मेल आती है, वो स्मेल जो है हवा के अंदर डिजॉल्व होती है और जो मिक्स होकर डिफ्यूजन के थ्रू हमें अलग अलग कमरों से पता चल जाता है कि आज क्या बन रहा है। यही चीज़ ने बताई है घूम फिर के। द स्मेल ऑफ हॉट कुक फूड रीचेज अस इन सेकेंड्स, कंपेयर दिस विद द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। यानी कि हमें क्या पता चलता है कि भैया जो गैसेस की डिफ्यूजन की रेट है वो लिक्विड से भी ज़्यादा तेज़ है ना, क्योंकि द स्मेल ऑफ हॉट कुक्ड लिक्विड हॉट कुक्ड फूड रीचेज इन सेकंड्स के अंदर हमें पता चल जाता है कि क्या बन रहा है, छोले भटूरे बन रहे, क्या बन रहा है। कंपेयर दिस विद रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। लिक्विड के अंदर थोड़ा सा धीरे होता है, लेकिन सॉलिड्स के अंदर और भी ज़्यादा धीरे होते हैं। यानी कि सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन रेट सबसे ज़्यादा हाई कहाँ पे है? हमारा गैस के अंदर है, उसके बाद कहाँ पे है? फिर लिक्विड के अंदर, और फिर हमारा सॉलिड के अंदर है, ठीक है। तो ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स इन लार्ज स्पेस बिटवीन देम, गैस शो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन वेरी फास्ट एंड into other gases. In gases state the particles move about randomly at high speed. तो randomly move करते हैं गैस के अंदर, सीधी सी बात है। Due to this random movement the particles hit each other and also the walls of the container. This pressure exerted by the gas is because of the force exerted by the particles per unit area of the volume of the container. ठीक है, तो नॉर्मल सी चीज़ है। यहाँ पे इसने क्या बताया, A, B and C show the magnified schematic picture of three states of matter. The motion of particles can be seen and compared in the थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। तो यहाँ पे इसने देखो सॉलिड के बारे में बताया। सॉलिड जैसे यहाँ पे इसने एक प्लेट ले ली, तो प्लेट को अगर माइक्रोस्कोप से उसने जूम किया तो यहाँ पे देख सकते हो जो डॉट डॉट है ये इसके क्या है, ये पार्टिकल्स है। कितने ज़्यादा क्लोज हैं ये। अब इतने ज़्यादा क्लोज हैं, इसी की वजह से क्या होता है, हम इसे कंप्रेस नहीं कर पाते क्योंकि स्पेस है ही नहीं बिल्कुल भी। यही अगर हम लिक्विड को ले लें माइक्रोस्कोप से अगर देखें तो यहाँ पे देख सकते हो फिर भी थोड़ी बहुत स्पेस बची है, यहाँ पे एरो बनने हैं। तो इसकी वजह से क्योंकि यहाँ पे स्पेस बची है तो इसे हम थोड़ा सा प्रेशर लगाते हैं तो लिक्विड थोड़े से कंप्रेस हो जाते हैं। वहीं अगर हम गैस को ले लें तो गैस के पार्टिकल्स भैया बिल्कुल ही दूर रहते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, गैस को आप हाईली कंप्रेस कर सकते हो। ये चीज़ इसने के अंदर बताई है। अब आगे यहाँ पे इसने कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, क्या बोला है थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। बिल्कुल सही बात है। जो डेंसिटी होता है हमारा क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो मास अपॉन वॉल्यूम हमारा क्या होता है, डेंसिटी, घनत्वता जिसे कहते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी। तो इसमें बताओ सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी होगी। एयर दे रखा है, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी दे रखा है, हनी दे रखा है, वाटर दे रखा है, चॉक दे रखा है, कॉटन दे रखा है और आयरन दे रखा है। तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी यहाँ पे किसकी होगी, सबसे ज़्यादा डेंसिटी हमारी एक सॉलिड की होगी, है ना। सॉलिड्स की सबसे ज़्यादा डेंसिटी होगी, सीधी सी बात है, घनत्व। तो आयरन की भैया सबसे ज़्यादा होगी, फर्स्ट नंबर पे हमारा आयरन होगा, है ना, आयरन होगा। उसके बाद किसकी होगी, यहाँ पे देखें अगर हम सॉलिड पकड़ते हैं, एयर तो हमारा ये चॉक जो होता है हमारा सॉलिड होता है, यहाँ पे चौकी है तो उसके बाद किसकी होगी, चौक की होगी। चौक के बाद हमारा किसकी होगी सबसे ज़्यादा डेंसिटी, चौक के बाद हमारी कॉटन की होगी, क्योंकि कॉटन के एक पार्टिकल भी हमारा बेसिकली क्या है, एक सॉलिड ही है ना। कॉटन की एक स्ट्रिंग भी हमारी क्या है, सॉलिड ही है, तो कॉटन की होगी। कॉटन के बाद हमारी किसकी होगी, कॉटन के बाद अब भैया यहाँ पे क्या बचे हैं, लिक्विड बचे हैं। तो लिक्विड में सबसे ज़्यादा किसकी होती है, हनी की होती है, तो यहाँ पे हनी की होगी क्योंकि हनी बहुत ज़्यादा घना होता है ना। उसके बाद किसकी होगी, उसके बाद भैया यहाँ पे लिक्विड में कोई बचा है, एयर बचा है, वाटर की होगी, ठीक है, क्योंकि लिक्विड में कोई बचा नहीं तो वाटर की होगी। उसके बाद किसकी होगी यहाँ पे, उसके बाद हमारी किसकी होगी, यहाँ पे दो ऑप्शन है, एयर है और एक एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी है। अब देखो एयर जो है, एयर के अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं, क्या बोलते हैं हमारा अलग अलग क्या बोलते हैं एलिमेंट होते हैं, जिसमें ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं। लेकिन जो एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी है ये और भी ज़्यादा डेंस होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो एग्जॉस्ट ऑफ चिमनी है, जो चिमनी के अंदर से रिमेन्स निकल रहे हैं वो उसके पार्टिकल्स भी इसके अंदर होंगे, अलग अलग गैसेज होंगी, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक गैसेज होंगी। तो जो एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी है इसकी डेंसिटी हमेशा हायर रहेगी एक प्योर एयर से कंपेरिजन में, ठीक है। तो एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी जो है इसमें बहुत ज़्यादा बच्चे कन्फ्यूज़ भी होंगे। एग्जॉस्ट की गैस
की डेंसिटी हमेशा ज़्यादा रहती है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद फिर लास्ट में हमारी एयर की डेंसिटी होगी। तो ये इसका हमारा ऑर्डर होगा। आगे क्या बोला इसने कि टैबलेट द डिफरेंस इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। तो ये हमने ऊपर पढ़ ही लिया, आप टैबलेट कर लेना। यहाँ पे इसने बोला है गिव रीजंस अ गैस फिल्स कम्प्लीटली द वेसल इन विच इट इज़ केम्प्ड। तो भैया गैस जो होता है, अगर एक वेसल के अंदर आप गैस को भर दो तो जो स्पेस है ये पूरी स्पेस ऑक्यूपाई करता है। क्यों करता है? क्योंकि जो इसके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं, गैस पूरा फैल के रहता है और इसकी स्पीड जो होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। तो इस वजह से पूरे इसके अंदर ऑक्यूपाई करके रखता है ये। वो अलग बात है कि आप जब दबाव डालोगे तो पूरा कंप्रेस होकर एक जगह आ जाएगा। दूसरी चीज़ क्या कह रहा है, द गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन दी वॉल्स ऑफ कंटेनर, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था। क्यों? क्योंकि भैया इसकी जो स्पीड है बहुत ज़्यादा हाई होती है, तो ये जो कंटेनर है इस पर ठक 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 करके मारता है, तो इसकी वजह से जो है ये प्रेशर पड़ता है। अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड एज सॉलिड, बिल्कुल सही बात है। अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड एज सॉलिड क्योंकि वो सॉलिड है, उसकी जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है बिल्कुल ज़्यादा पास है। अगला क्या कह रहा है, वी कैन इजीली मूव आवर हैंड इन एयर बट टू डू द सेम थ्रू द सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट। बिल्कुल सही बात है कि भैया अगर आप हाथ को अगर आप मूव करोगे एयर के अंदर तो बहुत ही ईजिली आप मूव करोगे, बिल्कुल सही बात है। लेकिन वहीं अगर आप पानी के अंदर करोगे, जो स्कूबा डाइविंग का एग्जांपल दिया था उसने ऊपर, है ना, कि स्कूबा डाइवर या फिर जो डाइवर है पानी के अंदर डालता है तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा, उसकी ज़्यादा पावर लगेगी। क्यों? क्योंकि जो एयर है उसके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा दूर हैं, तो आप हाथ मूव करो आराम से मूव हो जाएगा। लेकिन पानी के थोड़े से पास है, थोड़ा सा आपको एफर्ट डालना पड़ेगा पानी को मूव करने में। एक लिमिट के बाद आप क्या बोलते हैं, थक भी जाओगे, तो आपको पानी से बाहर आना पड़ेगा। लेकिन वही जो वुडन है, वुड के थ्रू अगर आपको यहाँ से हाथ निकालना है तो आप कर ही नहीं पाओगे। एक कराटे एक्सपर्ट जो है लेकिन वो कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो एकदम से प्रेशर से मारेगा, इम्पल्स लगेगा यहाँ पे और तोड़ तोड़ के यहाँ पे निकलेगा, वो भी इसे डिफॉर्म करके निकलेगा, इसके थ्रू नहीं निकलेगा। आगे कह रहा है लिक्विड्स जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कम्पेयर टू सॉलिड बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। ओहो, ये तो यूपीएससी का पेट क्वेश्चन है। वाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर? आइस फ्लोट क्यों करता है भैया? आइस बीइंग अ सॉलिड इट फ्लोट्स ऑन वाटर एंड वेर एज वाटर हैज़ लेस डेंसिटी एज कम्पेयर टू सॉलिड। तो बताओ भैया ऐसा क्यों होता है? क्यों? क्योंकि जो आइस है उसके अंदर हमारा क्या होता है, एयर ट्रैप होती है। क्योंकि एयर ट्रैप होती है उसकी वजह से जो है इसकी डेंसिटी पानी से कंपेरिजन में कम होती है, इस वजह से जो है ये पानी के ऊपर फ्लोट करता है। सिंपल सा रीज़न है। आगे बात करते हैं, कैन मैटर चेंज इट स्टेट्स। अब भैया ये बताया इसने कि हमने 3 मैटर तो पढ़ लिए, सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैस हो गया। अब इसने ये पूछा है कि भैया क्या मैटर अपना स्टेट चेंज कर सकता है, यानी कि सॉलिड से लिक्विड बन सकता है, लिक्विड से गैस बन सकता है? तो हाँ, बिल्कुल बन सकता है। वी ऑल नो फ्रॉम आवर ऑब्जर्वेशन दैट वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, कि भैया पानी तो 3 स्टेट में रह सकता है। सॉलिड, एक बर्फ़ का टुकड़ा भी एक पानी ही है, एक लिक्विड, एक ग्लास के अंदर पानी रखा जो है वो भी पानी है, और जो पानी भाप बन के उड़ गया है वो भी एक तरह से भैया पानी ही है, वाटर वेपर जिसे हम कहते हैं। तो व्हाट हैपन्स इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग दिस चेंज ऑफ स्टेट। अब ये जो चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है तो मैटर के अंदर होता क्या है ये हम पढ़ेंगे। व्हाट हैपन्स टू द पार्टिकल्स ऑफ मैटर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट, हाउ डज दिस चेंज ऑफ स्टेट टेक प्लेस, वी नीड ऑल दीज आंसर्स टू द क्वेश्चंस। बिल्कुल सही बात है भैया, जो चेंज हुआ, सॉलिड से लिक्विड बना, लिक्विड से गैस बना, इस पूरी प्रक्रिया में भैया इस पार्टिकल्स पे क्या गुजरी है ये हम पढ़ेंगे, जो कि जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये हम कैसे पढ़ेंगे? ये हम एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू पढ़ेंगे, इन एक्टिविटीज़ के थ्रू। उससे पहले ये मिटा देते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं हम क्या कह रहा है। कलर चेंज कर लेते हैं पेन का। ठीक है, तो यहाँ पे इसने क्या बोला, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। जो टेम्परेचर अगर चेंज हो रहा है तो उसका इफेक्ट क्या होगा। यहाँ पे इसने एक्टिविटी 1.1 क्या बोली है, 1.12 क्या बोली है कि टेक अबाउट 150 ग्राम ऑफ आइस, कि भैया 150 ग्राम आइस ले लो इन अ बीकर एंड सस्पेंड अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर सो दैट द बल्ब इज इन कॉन्टैक्ट विद द आइस। और एक तरह का थर्मोमीटर जो है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो थर्मोमीटर, यहाँ पे लगा दो और उसका जो बल्ब है वो कॉन्टैक्ट में होना चाहिए आइस के, ठीक है। उसके बाद इसने क्या बोला है, इस तरह का आप सेटअप कर लो। आयरन स्टैंड हो गया, यहाँ पे थर्मामीटर जो है इसके आइस के कंपैरिजन में है, और यहाँ पे बर्नर है, यहाँ पे क्या है, बर्नर है। आगे पढ़ते हैं। स्टार्ट हीटिंग द बीकर ऑन अ लो फ्लेम, धीरे धीरे गर्म करना स्टार्ट करो। नोट द टेम्परेचर व्हेन द आइस स्टार्ट्स मेल्टिंग। अब वो टेम्परेचर नोट करो जिस टेम्परेचर पे जो आइस है, ये जो आइस है ये मेल्ट होनी स्टार्ट हो रही है, वो टेम्परेचर आप रिकॉर्ड करो। नोट द टेम्परेचर व्हेन ऑल द आइस हैज़ कन्वर्टेड इनटू वाटर। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर दिस कन्वर्जेशन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड स्टेट। नाउ पुट अ ग्लास रॉड इन अ बीकर। अच्छा, एक ग्लास रॉड रखो एक बीकर के अंदर। नाउ पुट अ ग्लास रॉड इन अ बीकर एंड हीट while stirring till the water starts boiling. Keep a careful eye on the thermometer reading till most of the water has vaporized. Record your observation for the conservation of water into liquid state into gaseous state. तो इसने ये चीज़ बोली है भैया कि एक आइस ले लो
यहाँ पे टेम्परेचर रिकॉर्ड करो, वो टेम्परेचर रिकॉर्ड कर लेना जिस पे ये पूरी जो आइस है वो पानी में बदल गई है, वो टेम्परेचर रिकॉर्ड कर लिया। अब उसके बाद क्या करो, और भी हीट करो। अब वो टेम्परेचर रिकॉर्ड कर लेना जिस पे ये जो पूरा पानी है भाप बन के उड़ गया हो। अब 2 टेम्परेचर अपने रिकॉर्ड हो रहे हैं। अब देखो क्या बात करता है ये। अब देखो इसने क्या बोला, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज। अब भैया जैसे सॉलिड का जो सॉलिड है, जो आइस है, उसका जब आपने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, तो हमने पहले बात करी थी जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी। अब जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती है तो पार्टिकल्स जो है वाइब्रेट करने स्टार्ट करते हैं। अब इन वाइब्रेशन की वजह से क्या होता है, ये जो पार्टिकल्स हैं आपस में टूट जाते हैं, डिफॉर्म हो जाते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, ये अपनी जो शेप है वो चेंज करते हैं। यही चीज़ ने बताई है। ड्यू टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड। द एनर्जी सप्लाइड बाय द हीट ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दिस पार्टिकल्स। अब ये जो स्पीड है, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसे ओवरकम कर लेती है। उसकी वजह से क्या होती है, ब्रेक कर जाती है। द पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स पोजिशन एंड स्टार्ट मूविंग फ्रीली। हैंस जो ये सॉलिड है ये हमारा क्या हो जाता है, एक लिक्विड बन जाता है। अ स्टेज इज रीच व्हेन द सॉलिड मेल्ट्स एंड इज कन्वर्टेड टू अ लिक्विड। The minimum temperature at which a solid melts to become a liquid at atmospheric pressure is called melting point. Very important definition for UPSC point of view. कि melting point की definition क्या है भैया। अब यहाँ पे जो UPSC है यहाँ पे confusion करता है, क्या मिनिमम की जगह मैक्सिमम कर देगा कि द मैक्सिमम टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जगह कुछ और कर देगा। तो ये जो है, इसलिए आपको ये जो कीवर्ड्स हैं आपको ध्यान रखना है कि मेल्टिंग पॉइंट हमारा क्या होता है, वो मिनिमम टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स, जो सॉलिड जो है, जो बर्फ का टुकड़ा मेल्ट करना स्टार्ट कर गया एंड बिकम अ लिक्विड, ठीक है, और लिक्विड बन गया। लेकिन कहाँ पे बना, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो हमारा 1 ATM का जो प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वहाँ पे इज कॉल्ड अ मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये हमारा मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है यूपीएससी आगे चल के कि भैया विच पॉइंट इज बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, और व्हाट पॉइंट इज द इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दिस पार्टिकल्स। तो मेल्टिंग पॉइंट इज द इंडिकेशन। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस कितना है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस 273.15 केल्विन होता है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, ये आपको याद रखना है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज ऑल्सो नोन एज फ्यूजन। ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है। अब ये सारी जो है टर्म्स हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि फ्यूजन हमारा क्या होता है। फ्यूजन हमारा क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज सॉलिड अगर चेंज हो रहा है लिक्विड के अंदर, सॉलिड जो है अगर लिक्विड बन रहा है तो इसे हम क्या बोलेंगे, फ्यूजन बोलेंगे। ठीक है, व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम, सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों, बहुत ज़्यादा लोगों को समझ में नहीं आता और यहीं से लोग फंसते भी हैं। क्या बोला इसने इस कंसेप्ट के अंदर कि एक सॉलिड है, सॉलिड अगर मेल्ट हुआ, ठीक है, मेल्ट हुआ, उसके बाद जो एक लिक्विड बन गया, मेल्ट होकर लिक्विड बन गया, व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स इट्स टेम्परेचर रिमेन्स सेम, सो वेयर डज इट हीट एनर्जी गो। एक आइस का टुकड़ा है, आइस का टुकड़ा अगर मेल्ट हुआ तो एक लिक्विड बन गया, लेकिन जो टेम्परेचर आइस के टुकड़े का था वही टेम्परेचर इस वाटर का भी है। तो जो हमने भैया हीट डाली है, जो हीट डाली तो वो हीट गई कहाँ, कायदे से तो इसका टेम्परेचर कम होना चाहिए। तो इसने देखो ये चीज़ बोली है कि यू मस्ट हैव ऑब्जर्व ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ मेल्टिंग दैट द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज आफ्टर द मेल्टिंग पॉइंट इज रीच till all the ice melts. This happens even though we continue to supply heat to the beaker. That is, we continue to supply heat. The heat gets used up in changing the state by overcoming the force of attraction between the particles. As this heat energy is absorbed by high ice without showing any rise in temperature, it is considered that it gets hidden into the contents of the beaker and is known as latent heat. तो देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करिए, मैं सिंपल शब्दों में समझाऊंगा आपको। तो बेसिकली इसने क्या बोला कि जो आइस आपने हीट करी भैया, ठीक है, अब मान लो आइस आपकी ये 0 डिग्री सेल्सियस की थी, है ना। अब आपने इसको हीट करा और जो पानी आपका मिला, ठीक है, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट दैट मेल्टिंग ऑफ दैट ऑफ मेल्टिंग दैट द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज आफ्टर द मेल्टिंग इज रीच टिल ऑल इट्स आइस इज मेल्ट. दिस हैपन्स इवन दो वी कंटिन्यू टू हीट द बीकर. तो उसने बोला कि भैया ये जो आइस है 0 डिग्री की आइस है, इसे आपने हीट करने की कोशिश करी. अब आप लगातार हीट कर रहे हो. अब लेकिन जो ये टेम्परेचर है ये आइस का, ये 0 डिग्री पे ही अटका हुआ है, चेंज ही नहीं हो रहा. लेकिन जब ये पूरा का पूरा आइस जो है मेल्ट हो गया, वाटर बन गया, तब जाके ये जो टेम्परेचर है ये चेंज हुआ. तो तब जब ये हम अप्लाई कर रहे थे, मान लो 10 सेकंड के लिए हमने ये हीट अप्लाई करी, तो 10 सेकंड में जो हीट जा रही थी ये हीट गई कहाँ? क्योंकि यहाँ पे तो ये क्या थर्मामीटर में केवल 0 डिग्री ही शो कर रहा है, तो ये हीट गई कहाँ? तो यहाँ पे इसने बताया कि ये भैया हीट कहाँ गई है. तो कहाँ गई है? तो ये हीट गई है भैया किस में? एक काम के अंदर. किस काम के अंदर? तो जे मान लो ये हमारा आइस का टुकड़ा है, तो और यहाँ पे हमने हीट अप्लाई कर रहे हैं, तो जो हीट है ये हमारी किस में गई है? ये इस पार्टिकल्स को वाइब्रेट कर रही थी. तो ये जो हीट है ये सारी की सारी हीट जो है अब्जॉर्व हुई है आइस के थ्रू.
आइस के थ्रू ऑब्जर्व हुई है किसको तोड़ने में, इसके जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं उन्हें तोड़ने में। अब क्योंकि ये जो सारी चीज़ें ये क्या बोलते हैं, हीट जो ऑब्जर्व हुई है ये हमारी थर्मोमीटर के अंदर शो नहीं हुई है, यानी कि एक हिडन हीट है। तो इस हिडन को ही हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट बोलते हैं, ठीक है। तो इसने ये चीज़ बोली है, देखो अब आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि यू मस्ट हैव ऑब्जर्व ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ मेल्टिंग द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज, कि भैया जो सिस्टम है आइस का जो टेम्परेचर है वो चेंज नहीं हो रहा आफ्टर द मेल्टिंग पॉइंट इज रीच टिल ऑल इट्स आइस मेल्ट। जब तक आइस पूरी मेल्ट नहीं होती तब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। दिस हैपन्स इवन दो वी कंटिन्यू टू हीट द बीकर, ये तब तक होता है भले ही हम कितना भी बीकर को हीट करें तब भी ये होता है। दैट इज वी कंटिन्यू टू सप्लाई हीट, द हीट गेट्स यूज्ड अप। अब ये बताया इसने कि हीट जाती कहाँ है, तो भैया हीट कहाँ जाती है, द हीट गेट्स यूज्ड अप इन चेंजिंग, वो जो हीट है वो यूज़ होती है कहाँ पे, इन चेंजिंग दी स्टेट, जो सॉलिड से लिक्विड जो हम चेंज स्टेट कर रहे हैं उस चीज़ उस प्रोसेस के अंदर जो ये हीट है वो ऊर्जा जो है वहाँ पे लग जाती है बाय ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो सॉलिड का था यहाँ पे देख सकते हो, उसको ओवरकम करने में ये हीट जो है यूज़ हो जाती है। एज दिस हीट एनर्जी इज अब्जॉर्ब बाय आइस, ये अब क्योंकि ये जो हीट एनर्जी है ये आइस के थ्रू ऑब्जर्व हो गई है विदाउट शोइंग एनी राइज इन टेम्परेचर, और जो थर्मामीटर है उसके अंदर कोई टेम्परेचर शो नहीं कर रहा, इट इज़ कंसिडर दैट इट गेट्स हिडन इनटू द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द बीकर। तो ये कंसिडर करते हैं कि भैया हीट जो है हिडन है बीकर के अंदर। अब हिडन का ही दूसरा नाम क्या होता है, लेटेंट। लेटेंट का मतलब ही हमारा एक तरह से हिडन होता है, तो इसलिए हम जो इस हीट को हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट कहते हैं। द वर्ड लेटेंट मीन्स हिडन, ठीक है। जो लेटेंट का मतलब ही क्या होता है, हिडन होता है। सो द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर at its melting point is known as latent heat of fusion। very important definition, very important definition। क्या भैया कि the amount of heat that is required to change 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure is known as latent heat of fusion। ये आपका जो है CDS वगैरह के अंदर पूछ रखा है काफ़ी बार, तो इस पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, ठीक है। सो पार्टिकल्स ऑफ वाटर at 0 डिग्री सेल्सियस हैव मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू पार्टिकल्स ऑफ आइस एट सेम टेम्परेचर। इस पर भी क्वेश्चन आ रखा है दोस्तों। क्या बोला इसने कि जो पार्टिकल्स ऑफ वाटर हैं, जो पानी का पार्टिकल है 0 डिग्री पे जो पानी का पार्टिकल है उस पर ज़्यादा एनर्जी होगी, उसके पास ज़्यादा एनर्जी होगी कंपेयर टू एक आइस का टुकड़ा। क्यों होगी, जबकि आइस का टुकड़ा तो सॉलिड है। क्यों भैया, इसलिए होगी जो पार्टिकल्स ऑफ वाटर है एट 0 डिग्री हैव मोर एनर्जी, क्योंकि जो पार्टिकल्स ऑफ वाटर है उसके अंदर हमारी क्या है, एक लेटेंट हीट भी छुपी हुई है, यानी कि हिडन हीट भी छुपी हुई है जो हमने इसके अंदर सप्लाई करी थी। जो वो हीट जब ये आइस पानी के अंदर बदल रहा था, जब ये आइस पानी के अंदर बदल रहा था तो उसके अंदर जो ये हीट है वो अंदर अप्लाई हुई थी इस चीज़ को ब्रेक करने के लिए। तो वो जो एनर्जी है, वो जो ऊर्जा है वो इस पानी के पार्टिकल्स के अंदर भी है। इस वजह से जो एनर्जी है पार्टिकल्स की, वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस हैव मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू पार्टिकल्स ऑफ आइस एट सेम टेम्परेचर। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग होता है, लेकिन आपको इस पर विशेष रूप से ध्यान देना है। अब देखो इसने क्या बोला है, when we supply heat energy to water particles start moving even faster at a certain temperature। a point is reached when the particles have enough energy to break free from force of attraction of each other। at this temperature the liquid starts changing into gas। the temperature at which the liquid start boiling at the atmospheric pressure is known as boiling point। the temperature at which the liquid starts boiling at the atmospheric pressure is known as boiling point। ये भी आपको याद रखना है। बॉइलिंग इज़ अ बल्क फिनोमेना, ये भी आपको याद रखना है। ये कीवर्ड आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन आ रखे हैं सीडीएस के अंदर कि बॉइलिंग जो होता है हमारा क्या होता है, एक बल्क फिनोमेना होता है। बल्क फिनोमेना मतलब कि जो बॉइलिंग हो रही है, मान लो यहाँ पे पानी है तो ऐसा नहीं है कि यहाँ इस साइड वाले एरिया में बॉइलिंग हो रही है, यहाँ पे हो ही नहीं रही। बल्क फिनोमेना यानी कि जो पानी बॉयल हो रहा है पूरा ही बॉयल हो रहा है, एक साथ बॉयल होता है, बल्क फिनोमेना है। पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड गेन एनफ एनर्जी टू चेंज इनटू वेपर स्टेट। तो इसने ये बोला कि भैया अभी तो जैसे हमने ये कर रहे थे हम एक्सपेरिमेंट, तो ये इसी एक्सपेरिमेंट को इसने एक्सप्लेन किया है कि आइस को तो हमने ऐसा किया भाई कि ऐसे करते 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 फिर वो लिक्विड बन गया, ठीक है। लिक्विड बन गया, उसके बाद जो टेम्परेचर है, जो पानी यहाँ के आया, लिक्विड बना, उसके बाद ज़्यादा एनर्जी होगी एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस आइस। वाई, क्योंकि इसके अंदर लेटेंट हीट है, लेटेंट हीट ऑफ व्हाट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, आपको ये याद रखना है। फ्यूजन क्या था, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने को हम क्या कहते हैं, फ्यूजन, ठीक है। और वेपराइजेशन क्या होता है, लिक्विड से गैस के अंदर कन्वर्ट होने में वेपराइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद अब इसने क्या किया, अब यहाँ पे पानी तो बन गया, अब इसे हम फर्दर और हीट कर रहे हैं, तो अब क्या होगा, पानी की जो पानी हीट होगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी बनेगी और धीरे धीरे क्या होगा, पानी भी क्या होगा, भाप बन जाएगा, ठीक है। तो अब ये भाप बन जाएगा तो इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। अब भाप बनेगा तो इसमें भी क्या होगा, जो भाप होगा, वाटर वेपर होगा, उसके पास ज़्यादा एनर्जी होगी कंपेयर टू द वाटर। वाई, ड्यू टू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है, वेपराइजेशन ना कि फ्यूजन, ठीक है। फ्यूजन क्यों, क्योंकि सॉलिड से लिक्विड बन रहा था, अब क्योंकि लिक्विड से गैस बन रहा है, इस वजह से वेपराइजेशन।
तो इसने ये चीज़ बताई है। और बॉइलिंग पॉइंट की भी इसने डेफिनेशन बताई है कि बॉइलिंग पॉइंट हमारा क्या होता है। इसकी डेफिनेशन आपको सीडीएस के अंदर पूछ रखी है कि द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। और बॉइलिंग जो होता है हमारा बल्क फिनोमेना होता है। फॉर वाटर दिस टेम्परेचर इज 373 केल्विन, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पे जो हमारा वाटर होता है वो हमारा बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक, सीधी सी बात है। अब इसने क्या क्या बोला है कि कैन यू डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ वेपरेशन। यस वी कैन डिफाइन, वी हैव एक्सप्लेन्ड हियर। लेटेंट हीट ऑफ वेपरेशन क्या होता है हमारा, सेम लाइक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, सेम लाइक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, बस यहाँ पे हमारा लिक्विड टू वाटर वेपर होता है। देखो इसने यहाँ पे यही चीज़ बताई, सॉलिड स्टेट है, इसे आप हीट करोगे तो लिक्विड स्टेट में बन जाएगा। लिक्विड स्टेट को भी अगर आप हीट करोगे तो हमारा गैस स्टेट में बन जाएगा। ठीक है, सो वी इन्फर दैट स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज इनटू अनदर स्टेट बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। तो हमने देखो ये हमने पूरा टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट किया था। क्वेश्चन हमारा क्या था कि क्या हम मैटर को चेंज कर सकते हैं स्टेट में, तो यस हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, टेम्परेचर को चेंज करके। तो हमने लास्ट में ये पूरा राम कथा पढ़ के ये पता चला कि भैया यस हम कर सकते हैं, बाय चेंजिंग द टेम्परेचर वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। We have learned that substance around us change state from solid to liquid and from liquid to gas on application of heat. But there are some that change directly from solid state to gas state and vice versa without changing to liquid. बट हमारे आसपास ऐसी भी सब्सटेंस है जो कि सॉलिड से सीधे गैस में बन जाते हैं, लिक्विड को स्किप करके सीधे गैस में बन जाते हैं। कौन सी स्टेट है, जैसे कि अगर आप फिनोप्थेलिन बॉल लोगे जो हमारे वॉशरूम्स के अंदर आप डालते हो, जो स्मेल नहीं आती, यूरिनल कॉर्ड्स के अंदर आपको मिलेगी, वो बॉल क्या होती हैं, सॉलिड होती हैं, लेकिन वो लिक्विड में थोड़ा ना बनती है, सीधे गैस में उड़ जाती है, हवा में उड़ जाती है। ऐसे ही कपूर है, कपूर को आप जलाते हो, हीट देते हो, वो लिक्विड में थोड़ा ना कन्वर्ट होती है, वो सीधे क्या है, गैस में वो हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड को स्किप कर दिया। तो इसने यही बोला कि देयर आर सम एलिमेंट्स इन आर एटमॉस्फेयर इन आर सराउंडिंग्स विच चेंज डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस, स्किपिंग द लिक्विड पार्ट। और इसका उल्टा भी होता है, गैस से सीधे सॉलिड बन जाएंगे। तो इसने ये एग्जांपल दिया है इसने, देखो, टेक सम कैम्फर और अमोनियम क्लोराइड, crush it and put it in china dish, put an inverted funnel over the dish, put a cotton plug over the funnel। और यहाँ पे अगर आप चाइना डिश को हीट करोगे, now heat it slowly and observe a change of state directly from solid to gas without changing into liquid is called sublimation। very important, sublimation ये आ रखा है। sublimation is what, change of state directly from solid to gas। ठीक है, it is known as sublimation and the direct change of gas to solid विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड इज कॉल्ड डिपोजिशन। अगर यही इसका उल्टा हो जाए कि गैस जो है वो अगर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिपोजिशन बोलेंगे। ठीक है, डिपोजिशन बोलेंगे, ये आपको याद रखना है भाई, अपने आप से पढ़ना है। अब देखें, अब अगर ये चेंज हो रहा है, अभी तक तो हमने पढ़ा था टेम्परेचर के मापदंड से कि भैया जो हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे, डिक्रीज़ करेंगे तो स्टेट जो है चेंज होगा। अब बात करते हैं प्रेशर के पर्सपेक्टिव से कि प्रेशर चेंज करेंगे, घटाएंगे, बढ़ाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम भी हो गया, एक बार देख लो मैं कितना बचा है। तो बस 2 पेजेस बचे हैं दोस्तों, 2 स्लाइड्स बची हैं, उसके बाद हमारे चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। इससे इस चैप्टर कंप्लीट होने के बाद बहुत ही ज़्यादा डिटेलिंग में हमने पढ़ा है, बस उसकी आप एक और बार रीडिंग मार लेना, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसे तो ज़रूर कर लेना, टेलीग्राम के अंदर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ अब देखते हैं प्रेशर का क्या फ़र्क पड़ता है। वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट डिफरेंस इन वेरियस स्टेट्स ऑफ मैटर इज ड्यू टू दी डिफरेंस इन द डिस्टेंस बिटवीन दी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो हमने भैया यही चीज़ पढ़ी कि जो डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर है, सॉलिड है, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, तो उनका डिफरेंस केवल एक ही चीज़ पे है। किस चीज़ पे, उनके पार्टिकल्स के डिस्टेंस में। सॉलिड में बहुत ज़्यादा पास होते हैं, लिक्विड में थोड़े थोड़े दूर होते हैं, गैस में और भी ज़्यादा दूर होते हैं। व्हाट विल हैपन व्हेन वी स्टार्ट पुटिंग प्रेशर एंड कंप्रेस अ गैस enclosed in a cylinder? Will the particles come closer? Do you think that increasing or decreasing the pressure can change the state of matter? तो देखते हैं भैया, यहाँ पे देखो इसने क्या बताया है, बाय अप्लाइंग प्रेशर पार्टिकल्स ऑफ मैटर कैन बी बॉट वेरी क्लोज। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे प्रेशर सिलेंडर है, यहाँ पे प्रेशर बनाया इसने, यहाँ पे पार्टिकल्स बिल्कुल क्लोज आ गए, और भी ज़्यादा क्लोज आ गए, और ज़्यादा प्रेशर लगाए तो अप्लाइंग प्रेशर, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, बोर होगा इस कलर से। अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैस। अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैस। अगर हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, और टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा कम कर दे रहे हैं, तो हम गैस को क्या कर सकते हैं, लिक्विफाई कर सकते हैं। हैव यू हर्ड ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड? वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, मेनी टाइम्स इट हैज़ बीन आस्क्ड इन यूपीएससी, सीएपीएफ एंड सीडीएस एग्जामिनेशन। बहुत ज़्यादा ध्यान देना अगर आप पढ़ोगे तो। सॉलिड CO2 हमारा क्या होता है? इट इज़ वॉट, इट इज़ लिक्विफाइड गैस। हैव यू हर्ड ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड? इट इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। तो ये क्वेश्चन पूछेगा कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड हमारा कहाँ पे स्टोर होता है? इट इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। ये आपको बताना है कि हाई प्रेशर के अंदर भैया स्टोर होता है। सॉलिड CO2 गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू गैस स्टेट। सॉलिड CO2 डायरेक्टली हमारा किस में कन्वर्ट होता है? गैस में, स्किपिंग द लिक्विड पार्ट।
टू गैसेटेड ऑन डिक्रीजिंग ऑफ प्रेशर टू 1 atm, ठीक है, 1 एटमॉस्फेरिक विदाउट कमिंग टू लिक्विड स्टेट. दिस इज द रीजन दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज ड्राई आइस. ये भी क्वेश्चन पूछा है कि ड्राई आइस किसे कहते हैं. ड्राई आइस किसे कहते हैं, हम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं. और सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड हमारा क्या होता है, इट इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एंड सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गेट्स डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैस स्टेट, यानी कि सब्लिमेशन विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट. इस पर टाइम एंड अगेन यूपीएससी वाज दिस क्वेश्चन. ठीक है, तो इस पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है. Thus we can see that pressure and temperature determine the state of substance. तो यहाँ से हमें एक चीज़ पता चली कि केवल टेम्परेचर ही नहीं, प्रेशर का भी बहुत ज़्यादा रोल है भैया स्टेट को डिटरमाइन करने में. तो प्रेशर एंड टेम्परेचर बोथ प्ले अ पिवटल रोल इन डिटरमाइनिंग द स्टेट ऑफ द मैटर. अब देखो ये जो चार्ट है, यहाँ से आप कन्फ्यूजन आपकी सारी दूर हो जाएगी. ये चार्ट को आप अगर आप रट लोगे तो आपका सारा काम हो जाएगा. देखो 3 तरह के मैटर होते हैं, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है. अब देखो सॉलिड से अगर लिक्विड चेंज हुआ, यानी कि आइस हमारा सीधे बना पानी, तो उसे हम क्या बोलेंगे, फ्यूजन. फ्यूज़ हो गया, ठीक है, सॉलिड हमारा फ्यूज़ हो गया लिक्विड में. अब लिक्विड हमारा अगर गैस बना तो उसे हम सीधे क्या बोलेंगे, वेपराइज बनेंगे. क्यों, क्योंकि वेपर्स की फॉर्म में ही लिक्विड जो हमारा गैस बनेगा, तो ठीक है, वेपराइजेशन बोलेंगे, सीधी सी बात है. अब देखो ये तो हमारा सीधे एक साइक्लिक प्रोसेस हो गया. अब इसका उल्टा चलते हैं. अब गैस है, अगर गैस हमारा लिक्विड बना तो उसे हम क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन बोलेंगे, सीधी सी बात है. जैसे हम सर्दियों में अगर आप कार के शीशे के पास क्या बोलोगे, कार के शीशे के पास अगर कुछ घोलोगे या फिर भाप दोगे तो हमारा जो मुंह की जो गैस है वो निकलती है, और जो ठंडे शीशे पे पड़ती है, अब ठंडे शीशे पे पड़ती है तो क्या बन जाती है, एक लिक्विड बन जाती है. तो उसे क्या बोलते हैं, कंडेंस हो गया, कंडेंसेशन. ऐसी जो हमारा ठंडा पानी अगर आप लोगे तो जो गैस होती है वो यहाँ पे जम जाती है, ऐसे ऐसे पार्टिकल्स बन जाते हैं लिक्विड के. जो गैस होती है वो हमारे लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है. तो ये भी हमारा क्या है, कंडेंसेशन है. तो गैस हमारा अगर लिक्विड बन गया तो उसे हम क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन. अब अगर लिक्विड जो है अगर हमारा सॉलिड बन गया, पानी है अगर हमारा आइस बन गया, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सॉलिडिफिकेशन बोलेंगे. ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है. अब इसका उल्टा देख लेते हैं. अगर गैस जो है हमारा वो डायरेक्टली हमारा क्या बन गया, सॉलिड बन गया भैया, तो उसे हम क्या बोलेंगे, डिपोजिशन, कि डिपॉजिट हो गए, डिपॉजिट्स हो गए ऐसे सॉलिड के पार्टिकल्स. तो उसे हम गैस अगर हमारा डायरेक्टली सॉलिड बन गया तो डिपोजिशन बोलेंगे. अब अगर सॉलिड है वो सीधे हमारा गैस बन गया, जैसे हमने ड्राई आइस के केस में देखा था, फिनोप्थेनिल बॉल जो होती है उसके केस में देखा था, जो कपूर जो होता था, कैम्फर होता है, उसके केस में देखा था. सॉलिड जो हमारा डायरेक्टली गैस बन गया तो उसे हम बोलेंगे सब्लिमेशन. तो चार्ट बना के इसे याद कर लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों. 1 atm इज़ व्हाट, 1 एटमॉस्फेयर इज़ 1.10 इंटू 10⁵ पास्कल्स. तो ये आपको याद रखना है कि प्रेशर की यूनिट जो होती है हमारी पास्कल होती है. आप बिलीव नहीं मारोगे, जब आप प्रीवियस क्वेश्चन करोगे आपको पता चलेगा. इस पर भी क्वेश्चन आया कि प्रेशर की एसआई यूनिट क्या होती है, तो पास्कल होती है, बार होती है, ठीक है, बार होती है, एटीएम होता है. तो ये भी हमारा पूछ रखा है क्वेश्चन. अच्छा, अब आगे बात कर लेते हैं हमारे इवेपोरेशन पे, उसके बाद बस हमारा ख़त्म हो जाएगा चैप्टर. ऑलमोस्ट ख़त्म ही है, केवल इवेपोरेशन छोटा सा टॉपिक है. कि इवेपोरेशन के बारे में बात करते हैं कि डू वी ऑलवेज नीड टू हीट और चेंज द प्रेशर फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर. कि भैया अभी हमने देखा कि स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करने के लिए या तो हम प्रेशर बढ़ा दें या तो हम हीट कर दें. तो क्या हमें हमेशा यही करना होता है. कैन यू कोट सम एग्जाम्पल फ्रॉम एवरीडे लाइफ वेयर चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर टेक्स प्लेस विदाउट लिक्विड रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट. तो येस, इस यहाँ पे देखो, अगर हम इवेपोरेशन को अगर हम देखें, जो पानी है, पानी को अगर हम एक थाली में रखें या फिर कहीं भी बाहर रखते हैं, मटके में रखते हैं, तो क्या होता है, बिना हम उसे केवल हीट करें, बिना हीट करें, कुछ भी करें, पानी जो है वो उड़ जाता है. तो यहाँ पे तो हमने कोई भी ना प्रेशर चेंज करा इस पानी का, ना टेम्परेचर बढ़ाया नीचे से, अपने आप ही विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर, विदाउट चेंजिंग द प्रेशर, द स्टेट फ्रॉम लिक्विड इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू गैस. ठीक है, तो यस, जिसने सवाल पूछा था ना कि डू वी ऑलवेज, मतलब कि क्या हमें हमेशा जो है टेम्परेचर या फिर प्रेशर को चेंज करना पड़ता है, तो नो, हमें हमेशा चेंज नहीं करना पड़ता. बिना टेम्परेचर और प्रेशर चेंज करे भी वी कैन कन्वर्ट फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट. तो येस, वी कैन कन्वर्ट. ठीक है, कैन वी कोट सम एग्जांपल, जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया कि भैया पानी को अगर आप देखो तो पानी जो है अपने आप ही इवेपोरेट हो जाता है बिना किसी टेम्परेचर को चेंज करे, बिना किसी प्रेशर को चेंज करे. ठीक है, वाटर व्हेन लेफ्ट अनकवर्ड slowly changes into vapor. Wet close dries up. What happens to water in the above two examples? We know that particles of matter are always moving and never at rest. ये तो सीधी सी बात है, पार्टिकल्स जो है हमेशा मूव करते हैं. At a given temperature and in any gas, liquid or solid, there are particles with different amounts of kinetic energy. In the case of liquid, a small fraction of particles at the surface having higher kinetic energy is able to break away from the force of attraction of the other particles and getting converted into vapor. This phenomena of change of liquid into vapor at any temperature below its boiling point is called evaporation. Very important definition. Very important definition. Evaporation की definition क्या है कि the phenomena of change of liquid into vapor,
यहाँ तक तो बिल्कुल सेम है। एट एनी टेम्परेचर, फिक्स टेम्परेचर नहीं, यूपीएससी आपको बोल देगा फिक्स टेम्परेचर, तो वहीं आपका गलत हो जाएगा। एट एनी टेम्परेचर बिलो, ना कि अबव, यूपीएससी आपको बोल देगा अबव, तो बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन, कि वह फिनोमेना जहाँ पे लिक्विड जो है हमारा वेपर में चेंज होता है किसी भी टेम्परेचर पे, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, उसके बॉइलिंग पॉइंट के बिलो, उसको हम इवेपोरेशन बोलते हैं। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन। अब इवेपोरेशन को कौन कौन से फैक्टर्स जो है इफेक्ट करते हैं ये भी आपको देखना है। देखो क्या बोला इसने, ये एक्टिविटी पढ़ लेते हैं। टेक 5 ml ऑफ वाटर इन टेस्ट ट्यूब एंड कीप इट नियर द विंडो और अंडर अ फैन। टेक 5 ml ऑफ वाटर इन एन ओपन चाइना डिश, एक थाली, एक ऐसे कटोरी के अंदर, एंड टेक 5 ml ऑफ वाटर इन ओपन चाइना, यहाँ पे इसने बोला ओपन चाइना डिश एंड कीप इट नियर अ विंडो और अंडर अ फैन, एंड टेक 5 ml ऑफ चाइना डिश 5 ml ऑफ वाटर इन एन ओपन चाइना डिश and keep it inside a cupboard or on a shelf on your glass. अब रिकॉर्ड द रूम टेम्परेचर, रिकॉर्ड द टाइम और डेज, रिपीट द वर्क डे 380 व्हाट डू यू फॉर। ठीक है, तो इस तीन केस स्टडीज़ को डिस्कस करते हैं। एक में तो क्या है भैया, 5 ml ऑफ वाटर लिया है इसने टेस्ट ट्यूब के अंदर। ठीक है, टेस्ट ट्यूब के अंदर 5 ml ऑफ वाटर लिया है और पंखे के नीचे रख दिया इसने। ठीक है, दूसरे केस में क्या किया है इसने, एक चाइना डिश ली है, उसे भी पंखे के अंदर रख दिया, यहाँ पे पानी है। तीसरे केस में क्या लिया, चाइना डिश तो लिया है इसने, चाइना डिश लिया, उसके अंदर पानी भी लिया है, उसको क्या है इसने एक थर्मोकॉल समझ लो या फिर एक कपबोर्ड के अंदर रख दिया है। ठीक है, अब इसने बताओ कि सबसे ज़्यादा इवेपोरेशन कहाँ पे होगा, तो आप बताओ अपने कॉमन सेंस से कि सबसे ज़्यादा जल्दी इवेपोरेशन कहाँ पे होगा। तो सीधी सी बात है, सबसे ज़्यादा इवेपोरेशन हमारा यहाँ पे होगा, इस केस में सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद थोड़ा धीरे यहाँ पे होगा और सबसे कम यहाँ पे होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो सरफेस एरिया है ये ज़्यादा एक्सपोज है सराउंडिंग में, इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे इवेपोरेशन जल्दी होगा। यहाँ पे सरफेस एरिया कम है, इस वजह से कम होगा, और यहाँ पे हमारा बिल्कुल ही आइसोलेट कर दिया, कार्डबोर्ड के अंदर रख दिया, एटमॉस्फेयर से काट दिया, इसलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा धीरे होगा। तो ये चीज़ इसने बताई है कि ऑन इंक्रीजिंग द सर्फेस एरिया। तो अब इसने बताया कि इवेपोरेशन किन किन फैक्टर पे इंक्रीज डिपेंड करता है। तो सबसे पहला फैक्टर क्या है, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया हमारा जितना ज़्यादा होगा उतना जल्दी हमारा इवेपोरेशन होगा। ठीक है, आपने देखा होगा कई बार जब आप बचपन में होगे, अगर मम्मी आपको दूध देती थी एक ग्लास के अंदर, तो आपको जल्दी जल्दी स्कूल जाना होता तो थाली के अंदर आप दूध डाल दो या फिर बड़े वेसल के कटोरी के अंदर दूध डाल दो, तो और जल्दी दूध वो ठंडा भी हो जाता था। क्यों होता था, क्योंकि जो सरफेस एरिया है यहाँ पे बढ़ गया। ये देख सकते हो यहाँ पे इतना सरफेस एरिया है, यहाँ पे केवल इतना ही एटमॉस्फेयर के अंदर वो था। ठीक है, तो इसकी वजह से इंक्रीज इन सरफेस एरिया, एन इंक्रीज इन टेम्परेचर, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गेट एनफ काइनेटिक एनर्जी टू गो इनटू द वेपर स्टेट। डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा इवेपोरेशन होगा। एन इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी, कि भैया जो ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। सबको पता है कि वाटर वेपर जो एयर के अंदर रहता है उसको हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं, जिसके अंदर चिपचिपापन भी हमें महसूस होता है। द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट अ गिवन टेम्परेचर। इफ द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर इज ऑलरेडी हाई द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीजेस। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। एन इंक्रीज इन विंड स्पीड, बिल्कुल सही बात है। तो देखो क्या मापदंड इसने बताया, पहले टेम्परेचर बताया, सरफेस एरिया बताया, टेम्परेचर बताया, ह्यूमिडिटी बताया, विंड स्पीड बताया। ठीक है, सरफेस एरिया, टेम्परेचर, ठीक है, उसके बाद क्या बताया इसने, ह्यूमिडिटी और विंड स्पीड। ये मापदंड है इवेपोरेशन के रेट के। ठीक है, इन फैक्टर्स पे इवेपोरेशन हमारा डिपेंड करता है। सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा इवेपोरेशन हमारा उतना ज़्यादा होगा, टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा हमारा इवेपोरेशन होगा। सीधी सी बात है, क्योंकि जो लिक्विड होगा उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की ज़्यादा होगी, वो इजीली ब्रेक करके वाटर वेपर में बनेंगे। सीधी सी बात है, तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा, इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। ह्यूमिडिटी, यहाँ पे कैच है, ह्यूमिडिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही इवेपोरेशन हमारा धीरे होगा। ये आपको याद रखना है, इसी में बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ह्यूमिडिटी जितनी ज़्यादा होगी इवेपोरेशन हमारा कम होगा। क्यों, क्योंकि भैया ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहेगी तो ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है कि हवा के अंदर चिपचिपाहट, हवा के अंदर ऑलरेडी चिपचिपाहट है, तो इसके अंदर कॉन्टैक्ट में करेगी तो ऑलरेडी इसके अंदर चिपचिपाहट है, तो उतना ये सोख नहीं पाएगी। ठीक है, तो ह्यूमिडिटी जितनी कम होगी, जितना ज़्यादा जो हमारा हवा है वो ड्राई होगा, उतना ज़्यादा ये वाटर वेपर में कन्वर्ट करेगा। लेकिन अगर हमारा एटमॉस्फेयर के अंदर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो जो हमारे कपड़े हैं वो धीरे सूखते हैं। ठीक है, इसलिए तो इवेपोरेशन का रेट है वो घट जाता है, ये आपको याद रखना है। विंड स्पीड जितनी ज़्यादा होगी इवेपोरेशन हमारा उतना ज़्यादा होगा। जैसे आप अगर ट्रक ड्राइवर को देखो तो ट्रक ड्राइवर क्या करते हैं, उनके गीले कपड़े होते हैं वो अपने जो बोनट होता है उसके आगे ऐसे टांग देते हैं, फंसा देते हैं और जो ट्रक चलाते हैं 10-15 मिनट के अंदर ही केवल ये सूख जाता है। क्यों, क्योंकि विंड स्पीड जब बहुत ज़्यादा लगती है तो उसकी वजह से जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत जल्दी इवेपोरेट होते हैं। ठीक है, तो हर केस में हमारा जो इवेपोरेशन वो बढ़ता है, लेकिन जो ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी अगर बढ़ेगी तो इवेपोरेशन हमारा घटेगा। एज सिंपल एज दैट, आपको ये याद रखना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हमारा
ख़त्म ही होने वाला है दोस्तों बस ये। अगर आप यहाँ तक बने हो तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे इतने देर तक पेशेंस रहता नहीं है। वॉट हैपन्स व्हेन यू पोर सम एसीटोन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है अगेन। वॉट हैपन्स व्हेन यू पोर सम एसीटोन या फिर नेल पॉलिश रिमूवर ऑन योर पाम, द पार्टिकल्स गेन एनर्जी फ्रॉम योर पाम और सराउंडिंग एंड इवेपोरेट causing the palm to feel cold. After a hot sunny day, people sprinkle water on their roof or open ground because large latent heat of evaporation of water helps cool the hot surface. Can you cite some more example? अब देखो ये एग्जाम्पल्स हमारे यूपीएससी ने पूछे हैं कई बार, ठीक है, तो आपको याद रखना है। इसने क्या बोला कि क्या अगर आप नील पॉलिश रिमूवर अपने हाथ के ऊपर रखोगे तो आपका जो हाथ है वहाँ पे थोड़ा ठंडक महसूस होती है। तो इसने क्यों बोला, क्यों होती है ऐसे? इसने बोला है कि भैया हॉट सनी डे है, तो अगर आप छत के ऊपर पानी स्प्रिंकल करोगे तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा क्या होता है, कूलिंग होती है। तो वो कूलिंग आपको क्यों महसूस होती है, क्यों महसूस होती है? बिकॉज ऑफ लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपरेशन। वहाँ की जो हीट है, वहाँ की जो एनर्जी है उस छत की, आप पानी वहाँ पे डालते हो तो क्या होता है, जहाँ पे वेपर्स होते हैं वहाँ पे उड़ जाते हैं। जो लिक्विड होती है हमारी वो क्या आती है, वो एक सेकंड अब ध्यान से समझते हैं। जैसे यहाँ पे छत है, छत पे हमने पानी डाला, ये छत पूरी तपती छत है अप्रैल जून जुलाई की, ठीक है, बिल्कुल गर्म। तो छत पे हमने पानी डाला, थोड़ा सा स्प्रिंकल किया, तो यहाँ पे जो पानी लिक्विड है अब वो क्या हुआ, डालते ही छिस करके वेपर में बन जाएगा, वेपर में बन जाएगा। अब वेपर में बन जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे जो इसकी जो छत की जो तापमान है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कम, इसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है भैया, ऊपर हमने पढ़ा था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है। ऐसे हमने पढ़ा था लेटेंट हीट ऑफ वेपरेशन, याद करो, ऊपर वीडियो के पीछे जाके देखो। लेटेंट हीट ऑफ वेपरेशन में क्या था हमारा, जब लिक्विड हमारा गैस में बनता है, लिक्विड जब हमारा गैस में बनता है तो जब हम उसके अंदर एनर्जी देते हैं तो कुछ जो एनर्जी है वो हमारी एब्जॉर्ब हो जाती है। तो ऐसे ही जब ये हमारा लिक्विड हमने यहाँ पे डाला तो ये लिक्विड डालते के साथ ही गैस में बन गया, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई था। तो ये जो टेम्परेचर था, इट गॉट यूज्ड इन कन्वर्टिंग दिस लिक्विड इनटू गैस, and this is known as latent heat of evaporation. And due to this deficiency of the energy in this particular area, we experience the coolness. इसकी वजह से हमारा क्या होता है, हमें ठंडक महसूस होती है, क्योंकि जो एनर्जी है ये हमारी यूज़ हो गई। इस तपते छज्जे की एनर्जी जो है, यहाँ की हीट जो है ये यूज़ हो गई, इसको ना गर्म करने में, बल्कि इसको जो पानी हमारे यहाँ पे आया उसको वेपर बना के आगे एटमॉस्फेयर में देने में। तो वो जो हीट है वो यहाँ पे यूज़ होगा, उसकी वजह से वहाँ पे थोड़ी सी कूलिंग होती है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट था दोस्तों लेटेंट हीट ऑफ वेपरेशन। ये हमारा पूछते हैं, ठीक है, इतना डिटेल के अंदर मैंने समझाया, इतना डिटेल के अंदर नहीं पूछेंगे आपको, बस आपको ये याद रखना है कीवर्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपरेशन, ठीक है। और ये दो एग्जाम्पल है, ये आपको याद रखना है। अब इसने बोला है वाई शुड वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर, सीधी सी बात है भैया, ड्यूरिंग दी समर वी पर्सपायर मोर, पर्सपायर मतलब पसीना बहुत ज़्यादा आता है हमें, बिकॉज ऑफ दिस मैकेनिज्म और ऑफ आवर बॉडी विच कीप्स अस कूल। अब ये देखो पसीना भी हमें क्यों आता है, ये बायोलॉजिकल फैक्टर, पसीना जब आता है पसीने की वजह से ही हमें थोड़ी सी ठंडक महसूस होती है। अगेन द कंसेप्ट ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपरेशन, जब यहाँ पे पसीना आता है तो पसीना जब आता है लिक्विड के फॉर्म में आता है। अब ये लिक्विड के फॉर्म में, अब ये पसीना धीरे धीरे सूखता है, जब ये पसीना सूखता है तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ की जो एनर्जी है वो अब्जॉर्व हो जाती है इस पसीने को सुखाने में। अब क्योंकि यहाँ की जो हीट एनर्जी है वो ऑलरेडी इस पसीने को सुखाने में बिजी हो गई, तो जो हमारा बॉडी है, बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए जो पसीना में आता है बायोलॉजिकली वी आर गिफ्टेड दैट विद द एबिलिटी टू पर्सपायर, वाई, ताकि हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर वो हमारा मेंटेन रहे, ठीक है। तो अगेन द लेटेंट हीट ऑफ वेपरेशन। अब यही चीज़ अगर लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड के बीच में बात होती तो वी वुड बी यूजिंग द टर्म लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे लिक्विड और सॉलिड गैस के बारे में बात हो रही है तो यहाँ पे हम लेटेंट हीट ऑफ वेपरेशन का कीवर्ड का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सो वी नो दैट ड्यूरिंग इवेपोरेशन द पार्टिकल्स ऑफ द सरफेस ऑफ द लिक्विड गेन एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स, वही चीज़ मैंने आपको बताई, और द बॉडी सरफेस एंड चेंज इनटू वेपर। द हीट एनर्जी इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ वेपरेशन इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द बॉडी एंड लिविंग द बॉडी कूल। जो एनर्जी है जो चाहिए लिक्विड को कन्वर्ट होने में वेपर में, वो उस पसीने को वेपर में कन्वर्ट होने के लिए वो जो एनर्जी चाहिए वो हमारे बॉडी से ले लेता है वो हीट एनर्जी, और उसकी वजह से हमारी बॉडी में थोड़ी सी हीट कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा कूलिंग इफेक्ट मिलता है। अब कॉटन क्यों पहनते हैं भैया, कॉटन बीइंग अ गुड एब्जॉर्वर ऑफ वाटर हेल्प इन एब्जॉर्विंग द स्वेट, सीधी सी बात है, एक्सपोजिंग इट टू एटमॉस्फेयर फॉर इजी इवेपोरेशन, सिंपल सी चीज़ है। अगला क्वेश्चन, वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर, ड्यू टू कंडेंसेशन, सिंपल सी चीज़ है ना, कंडेंसेशन। अब ये जो डब्बा है दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अभी पिछले कुछ साल से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। अमूमन हमने पढ़ा था कि भैया हमारे पास 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, कौन से 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है। बट अब ऐसा भैया नहीं है, अब ऐसा क्या है, अब ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अब जो है चीज़ें बदल चुकी हैं। नाउ साइंटिस्ट आर टॉकिंग अबाउट 5 स्टेट ऑफ मैटर। अब आपसे यूपीएससी अगर पूछे तो आपको 5 पे टिक करना है, ठीक है। हमारे पास 5 स्टेट्स ऑफ मैटर है, सॉलिड, लिक्विड, गैस,
प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये आपको नाम याद रखना है। प्लाज्मा होता है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट जो होता है ये भी हमारा एक स्टेट ऑफ मैटर है, ठीक है। प्लाज्मा इट वॉज द स्टेट कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स। सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स का अगर कीवर्ड आए तो प्लाज्मा पे टिक कर देना। दिस पार्टिकल्स आर इन फॉर्म ऑफ आयोनाइज्ड गैस। द फ्लोरेसेंट ट्यूब एंड नियॉन सिग्नल बल्ब्स कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा। ये एग्जांपल जो हैं ये दीज हैव बीन आस्क्ड इन यूपीएससी, ठीक है, दीज हैव बीन आस्क्ड इन यूपीएससी। तो अगर आपको पूछे फ्लोरेसेंट ट्यूब और नियॉन सिग्नल बल्ब्स में क्या होता है, दे कंटेन इन प्लाज्मा, ठीक है, प्लाज्मा होता है इनके अंदर, ठीक है। इनसाइड नियॉन सिग्नल बल्ब्स देयर इज नियॉन गैस एंड इनसाइड फ्लोरेसेंट ट्यूब देयर इज हीलियम गैस और सम अदर गैस। दिस gets ionized and that is gets charged with electrical energy flowing through it. This charging up creates a plasma glowing inside the tube or the bulb. The plasma glows with a special color depending upon the nature of the gas. The sun and the star glow because of the pressure of plasma in them. ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि जो सन और जो स्टार्स होते हैं ये क्यों ग्लो करते हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा इनटू देम। द प्लाज्मा इज क्रिएटेड इन स्टार्स बिकॉज ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर। तो ये आपको याद रखना है, प्लाज्मा इसके कुछ एग्जाम्पल से आपको याद रखना है, ठीक है। और ये क्या होता है, सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स होते हैं और सुपर एनर्जेटिक होते हैं, ये आपको बस याद रखना है। मेन जो है इसके एग्जांपल्स याद रखना है, ये फ्लोरेसेंट ट्यूब के अंदर और जो सन होते हैं स्टार्स के अंदर, इसकी ग्लोइंग के अंदर प्लाज्मा का कारण होता है। अगला हमारा क्या है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है, ये क्या होता है। इन 1920 इंडियन फिजिसिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस, ये आपको नाम याद रखना है, हैज़ डन सम कैलकुलेशन विद फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। तो सत्येंद्र नाथ बोस जो है इनका हाथ रहा है इस पार्टिकल्स के अंदर डिस्कवरी करने में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है 1920 के अंदर। मैं तो कह रहा हूँ ये भी आपको याद रखना चाहिए। बिल्डिंग इन कैलकुलेशन एल्बर्ट आइंस्टाइन प्रेडिक्टेड अ न्यू स्टेट ऑफ मैटर, द बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट BEC। इन 2001 रिसीव्ड नोबेल प्राइज ऑन फिजिक्स फॉर अचीविंग बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, द BEC इज फॉर्म बाय, हाँ ये आपको याद रखना है बस। तो BEC जो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट होता है वो हमारा कैसे होता है, इट इज़ फॉर्म बाय कूलिंग अ गैस एक्सट्रीमली लो डेंसिटी about 100 or 1000 of the density of normal layer to super low temperature you can log to W, ठीक है। तो सुपर कूल अगर हम लिक्विड को करते हैं, बहुत ज़्यादा कूल करते हैं, बहुत ज़्यादा कूल करते हैं लिक्विड को, उसकी डेंसिटी और उसकी डेंसिटी बिल्कुल कम कर दें, तो हमारा बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट होता है। तो ये आपको याद रखना है। तो ये कीवर्ड बस आपको याद रखना है इन दोनों पार्टिकल्स में। बोस आइंस्टाइन में आपको याद रखना है सुपर कूल, ठीक है, कूलिंग, ठीक है, कूलिंग जो कीवर्ड है ये आपको याद रखना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कूल। यहाँ पे क्या है, सुपर एक्साइटेड होते हैं, सुपर चार्ज होते हैं, ठीक है। नियॉन हो गया, फ्लोरेसेंट हो गया, सुपर स्टार्स, ये स्टार्स हो गए, सन हो गए। तो आपके 5 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, 5 स्टेट ऑफ मैटर होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। इसी के साथ दोस्तों हमारा पूरा चैप्टर जो है मैटर इन सराउंडिंग ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। पूरा चैप्टर जो है मैटर इन सराउंडिंग कंप्लीट हो चुका है। अब आपको करना क्या है, इस एनसीईआरटी की थोड़ी सी रीडिंग मार लो। वैसे मेरे को पता बहुत सारे लोग मारेंगे नहीं, बट मार लो, ठीक है, क्योंकि जो भी मैंने हमने पढ़ाया है आपको वो आपको बिल्कुल ही अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा एक बार आप खुद से ही पढ़ोगे तो, ठीक है। छोटे छोटे नोट्स बना लो और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसके चैप्टर वाइज वो ज़रूर कर लेना। अगर आपको वीडियो देखने में आलस आ रहा है तो वीडियो मत देखो भाई, टेलीग्राम के अंदर जाओ, PDF पढ़ी है, चैप्टर वाइज PDF, उसे खुद से सॉल्व करो। जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उन्हें नोट करो और दोबारा इस बुक को अंदर पढ़ो या फिर इस वीडियो देखो और उसे सॉल्व करो, ठीक है। तो दोस्तों दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हैं, यहाँ पे आप कर सकते हो, ये नॉर्मल से छोटे मोटे क्वेश्चन है, ये आपको आपकी जिम्मेदारी बनती है इसे सॉल्व करो, ठीक है। क्योंकि अगर आप इन्हें सॉल्व कर पा रहे तो आप UPSC क्वेश्चन क्या सॉल्व करोगे, ठीक है। और ये जो ये है व्हाट हैव यू लर्न, इसे भी एक बार आपको पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है, आपको लाइक करना, शेयर करना CDS और CAPF की प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।